हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मैरिड टू हार्टलेस मन वाली स्टोरी की सीरीज पसंद आ रही होगी। दोस्तों प्लीज अपने चैनल ऑडियो स्फीयर को सब्सक्राइब करें और इसका पिछला पार्ट 6 जरूर देखिए। पार्ट 7 मैरिड टू हार्टलेस मैन। पहली बार हीर ने हर्षवर्धन से किसी चीज के लिए इजाजत मांगी थी, अपनी इच्छा हर्षवर्धन को बताई थी, अपनी मर्जी से जीने के लिए पहला कदम उठाया था, तो हर्षवर्धन उसे कैसे मना कर देता। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, ठीक है चली जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना और जल्दी वापस आ जाना। हीर और पीहू दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही हवेली से बाहर चली गई। हर्षवर्धन उन्हें जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान थी। अब आगे। हर्षवर्धन फिर से अपने काम में लग गया। हीर और पीहू जब मंदिर में पहुंची तो मंदिर में गांव की बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी। उन औरतों में से कुछ औरतें हीर को पसंद भी करती थी, कुछ औरतें हीर को अपशगुनी ही समझती थी। लेकिन किसी भी औरत की हिम्मत हीर को कुछ भी कहने की नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि हीर हर्षवर्धन के साथ रहती है। सारे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई थी कि हर्षवर्धन हीर से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ औरतें हीर से जल भी रही थी। हीर और पीहू दोनों ने ही मंदिर में पूजा की, फिर दोनों ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरती हुई एक बड़े से आंगन में आ गई, जहां एक बरगद के पेड़ पर औरतें कलावा लपेट रही थी। हीर ने भी कलावा लिया और जैसे ही उस कलावे को पेड़ पर लपेटने को हुई, सतीश की मां ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम ये पूजा नहीं कर सकती, ये पूजा तो सुहागनें करती हैं, तुम्हारी जैसी विधवा के लिए ये पूजा नहीं है। हीर ने धीरे से कहा, अंडस्को साहब ने मुझसे शादी कर ली है। सतीश की मां ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, हमने तो नहीं देखी कब की शादी, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी, ना तुम्हारे फेरे हुए, ना तुमने अग्नि को साक्षी मानकर कस्में खाई, तो फिर कैसे शादी कर ली। अब हीर चुप हो गई, क्योंकि सतीश की मां की बात कहीं ना कहीं तो सच थी। हर्षवर्धन ने हीर से कोर्ट मैरिज की थी, जिसका मतलब हीर को पता भी नहीं था। तभी उनमें से एक औरत बोली, अंडस्को, बहन जी कैसी बातें करती हो, सब जानते हैं रघुवंशी परिवार एक इज्जतदार परिवार है। अगर हीर बोल रही है कि रघुवंशी साहब ने इससे शादी की है तो की ही होगी। तुमसे भी भला हीर की खुशियां देखी नहीं जाती, हर वक्त उसे ताने ही देती रहती हो। अरे हीर से ना सही, रघुवंशी साहब से तो डरो, तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा दाना पानी बंद करवा सकते हैं, फिर पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे घर में दाना पानी भिजवा दे। सतीश की मां उस औरत को जवाब देती हुई बोली, अंडस्को, और रघुवंशी साहब कर भी क्या सकते हैं, गलत को गलत बोलने पर लोगों को सजा ही दे सकते हैं। सतीश की मां ने फिर सब औरतों को देखकर हाथ फैलाकर कहा, अंडस्को, तुम सभी बताओ, क्या तुम सब ने हवेली में कोई शोर शराबा, धूम धड़ाका, बैंड बजा, कुछ भी सुना? चुपचाप शादी कर ली? कैसे कर ली? गांव के मंदिर का पंडित तक हवेली नहीं गया, तो शादी कैसे कर ली? शादी नहीं की है, पता है ना, बड़े लोगों के कुछ शौक होते हैं। रघुवंशी साहब ने हीर को भी अपने शौक पूरा करने के लिए रखा हुआ है, जब शौक पूरा हो जाएगा तो इसे हवेली से निकाल देंगे। तभी वहां सतीश भी आ गया। सतीश ने भी अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, अंडस्को, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें तो बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, सीधा सीधा कह देता हूँ कि हीर हर्षवर्धन रघुवंशी की रखैल है। हीर तुम्हें इतना तो पता होगा ना, रखैल किसे कहते हैं? रखी हुई औरत जो सिर्फ दिल बहला सकती है। ये सुनते ही हीर की आंखों से पानी बहने लगा। उसने कसकर अपना दुपट्टा पकड़ लिया। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा हुआ था। हीर ने अपनी सास के मुंह से बहुत ताने सुने थे, लेकिन इतनी कड़वी बात कभी नहीं सुनी थी। हीर को अब मंदिर में रुकना ठीक नहीं लगा। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए मंदिर से बाहर जाने लगी तो सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर ने गुस्से में सतीश को देखा। सतीश ने एक डेविल स्माइल पास करते हुए कहा, अंडस्को, क्या हुआ, मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? किसका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है? रघुवंशी साहब का। हीर की आंखों में अब आंसू और ज्यादा बहने लगे। हीर अपनी कलाई घुमा रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन सतीश ने हीर का हाथ नहीं छोड़ा। तभी सतीश ने देखा, सतीश की कलाई पर किसी ने हाथ रखा। सतीश ने आंख उठाकर देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था और उसी ने सतीश की कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। हर्षवर्धन को वहां देखकर वहां की सारी औरतें हैरान हो गई। हर्षवर्धन सुलगती हुई आंखों से सतीश को देख रहा था। सतीश को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। सतीश को हर्षवर्धन से हुई पहली पिटाई याद आने लगी। हर्षवर्धन ने सुलगती हुई आंखों से सतीश को देखकर कहा, अंडस्को, बहुत ढीठ हो तुम, एक बार पिट कर तुम्हें अक्ल नहीं आई, जो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत करने लगे। दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल लेकर गया था।
शिवाय और आर्या दोनों ही एक शॉप पर खड़े थे। शिवाय बोला, जो अंडस्को तुम्हें जो पसंद हो वो खरीद लो। शिवाय देखना चाहता था कि आर्या अपनी पसंद के कपड़े खरीद पाती है या नहीं। आर्या ने पहले तो पूरी शॉप पर नजर घुमाई, फिर वो धीरे धीरे एक बुद्ध के पास पहुंची जिसने एक पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। शिवाय ने आर्या से पूछा, अंडस्को क्या तुम्हें ये पसंद है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवा इतना तो समझ गया कि आर्या को ये लहंगा पसंद है, लेकिन आर्या में अभी इतनी समझ नहीं है कि वो इस हैवी ड्रेस को कहाँ पहनेगी। शिवाय बोला, अंडस्को मैं तुम्हें ये ड्रेस दिलवा दूंगा, लेकिन तुम और भी कपड़े खरीद लो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम घर में पहन सकती हो। आर्या ने शिवाय की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे आर्या ने अपनी पसंद के कुछ सूट खरीदे, कुछ टॉप जीन्स खरीदी, कुर्तियां खरीदी। शिवाय ने सारे कपड़ों की पेमेंट कर दी और ड्राइवर से कहकर सारे पैकेट गाड़ी में रखवा दिए। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और एक कॉफी शॉप की तरफ ले जाते हुए कहा, अंडस्को छुई मुई कॉफी पियोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या को लेकर कॉफी शॉप पर आ गया। शिवाय ने आर्या को चेयर पर बैठाया और खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। शिवाय ने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर में एक वेटर कॉफी लेकर वहां आ गया। वेटर ने कॉफी टेबल पर रखी और चला गया। आर्या कॉफी पी रही थी और शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय के दिल में धीरे धीरे आर्या के लिए फीलिंग पनपने लगी थी, लेकिन शिवाय अपनी फीलिंग से अभी अनजान था। शिवाय तो बस आर्या की बीमारी को एक चैलेंज के रूप में ले रहा था, लेकिन शिवाय को नहीं पता था कि आर्या कब की उसके दिल में बैठ चुकी है। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडस्को छुई मुई तुम कॉफी पियो, मैं 2 मिनट में आया। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय उठकर फोन लेकर बाहर की तरफ चला गया। तभी उस कॉफी शॉप में कुछ लड़के बास्केटबॉल लेकर एंटर हुए। लड़कों की एज 17-18 साल के आसपास की होगी। वो लड़के आर्या की टेबल से बिल्कुल बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। उन लड़कों की नज़र आर्या पर पड़ी। आर्या तो आराम से अपनी कॉफी पी रही थी। वो लड़के आपस में खुसर पुसर करने लगे। एक ने कहा, अंडस्को देखना यार क्या सही बंदी बैठी हुई है, चल से पटा लेते हैं। दूसरा बोला, अंडस्को सच कहता है यार, देख कितनी सुंदर है, लगता है इसने भी हमारी तरह अभी अभी स्कूल पास किया है। तीसरा बोला, अंडस्को सोच लो, लगता नहीं अकेले आए हैं, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। चौथा बोला, अंडस्को अरे बॉयफ्रेंड होता तो इस पटाखे को अकेला छोड़कर जाता, अकेली ही आए हैं, चलो इस पर ट्राई मारते हैं। इन चारों को क्या पता था कि आर्या पर ट्राई मारने के चक्कर में यह अपनी हड्डियां तोड़वा लेंगे। वो चारों बिना सोचे समझे आर्या के पास आकर बैठ गए। आर्या ने जैसे ही चारों को देखा वो डर गई। आर्या उन चारों के पास से उठकर जाने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। उस लड़के ने कहा, अंडस्को कहाँ जा रही हो, हम चारों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम चाहो तो हम में से किसी एक से दोस्ती कर सकती हूँ या फिर हम चारों से भी। ये कहकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लगे। आर्या उन लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते ना तो किसी से हेल्प ले सकती थी और ना ही उन लड़कों को जवाब दे सकती थी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अंडस्को क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही, हम तुम्हें इतने अच्छे लग गए कि तुम हमारे सामने बोलना नहीं चाहती, तो चलो इशारों में ही बता दो कि हम में से किसके साथ दोस्ती करोगी। आर्या इस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी। आर्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आर्या ने जल्दी से उस लड़के के हाथ में काटा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और चेयर से खड़ी हो गई। आर्या धीरे धीरे पीछे हटने लगी और वो लड़के खड़े होकर उसे देखने लगे। उन लड़कों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। आर्या पीछे हटती चली गई। आर्या की कमर एक चौड़े सीने से जा लगी। आर्या ने पलट कर देखा तो वो वरदान सिंह रजावत था। वरदान उन चारों लड़कों को गुस्से में देख रहा था, जैसे आंखों से ही उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उन लड़कों में से एक लड़का बोला, अंडस्को ओ अंकल ये लड़की हमारी सेटिंग है, इसे इधर भेज दीजिए। वरदान ने कड़कती हुई आवाज में कहा, अंडस्को तुम इस लड़की को अपने पास बुलाना तो दूर की बात, हाथ लगाकर भी दिखा दो तो मैं ऐसी 4 लड़की लाकर खड़ा कर दूंगा। दूसरा लड़का बोला, अंडस्को अंकल क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डी तुड़वाने के लिए तुले हुए हो, एक बार टूट गई जुड़ेगी नहीं। वरदान बोला, अंडस्को तुम्हें हड्डियां तोड़ने का बहुत शौक है, तो आओ जरा मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम वरदान सिंह रजावत को हाथ लगा भी पाते हो या नहीं। अब उन चारों लड़कों को भी गुस्सा आ गया। उनमें से एक लड़का आगे आया और उसने वरदान की तरफ हाथ उठाया। वरदान ने गुस्से में उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और खींचकर एक मंच उसके जबड़े पर मारा। वो लड़का 2 चक्कर लगाकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। वरदान ने आर्या को एक कोने में खड़ा करते हुए कहा, अंडस्को बच्चा तुम यही खड़े हो, मैं अभी आया,
जरा टेस्ट करके आता हूँ ये लड़के मेरी हड्डियां तोड़ पाते हैं या नहीं। आर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। वरदान वापस उन लड़कों के पास आया। वरदान हाथ बांधकर बोला, अंडरस्कोप, चलो शुरू हो जाओ, देखूं जरा तुम मेरी हड्डियां तोड़ पाते हो या नहीं। उन लड़कों को गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर से अपना हाथ वरदान की तरफ बढ़ा दिया। वरदान ने उसका हाथ वही पकड़कर मरोड़ दिया और पैर से एक दूसरे लड़के को मार दी। देखते ही देखते वरदान ने उन चारों लड़कों को धूल चटा दी। वरदान उन लड़कों से लड़ रहा था, तभी शिवाय कॉफी शॉप में अंदर आया। शिवाय ने जब कॉफी शॉप की हालत देखी तो सबसे पहले आर्या को ढूंढा जो एक कोने में खड़ी हुई थी। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा वो भागती हुई शिवाय के पास आई और झट से शिवाय के गले लग गई। आर्या की अचानक ऐसा करने से शिवाय 2 कदम पीछे हट गया। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। शिवाय ने महसूस किया जैसे आर्या रो रही है। शिवाय ने पहली बार आर्या को रोते हुए देखा था। वरदान उन लड़कों से लड़ रहा था, तभी शिवाय कॉफी शॉप में अंदर आया। शिवाय ने जब कॉफी शॉप की हालत देखी तो सबसे पहले आर्या को ढूंढा जो एक कोने में खड़ी हुई थी। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा वो भागती हुई शिवाय के पास आई और झट से शिवाय के गले लग गई। आर्या की अचानक ऐसा करने से शिवाय 2 कदम पीछे हट गया। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। शिवाय ने महसूस किया जैसे आर्या रो रही है। शिवाय ने पहली बार आर्या को रोते हुए देखा था। अब आगे आर्या को रोता हुआ देखकर शिवाय बहुत खुश था। आर्या रो रही थी और शिवाय के चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। शिवाय खुश होता भी क्यों ना, उसने एक जंग जो जीत ली थी। फाइनली आर्या के दिल में दुख की फीलिंग आ गई थी जिसे आर्या रोकर बाहर निकाल रही थी। शिवाय आर्या को चुप नहीं करवाया बल्कि वह चाहता था कि आर्या जितना रोना चाहती है रो ले। शिवाय आर्या दोनों को नहीं पता था कि आर्या कितने सालों बाद रोई है। तभी एक लड़का आर्या और शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्कोप भैया, वो 4 लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे और इसीलिए वो सबको पीट रहे हैं। शिवाय का ध्यान अब जाकर वरदान पर गया जो उन लड़कों को पीट रहा था। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या को कहा, अंडरस्कोप चुई मुई तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। शिवाय ने भी आर्या को एक कोने में खड़ा कर दिया और सीधा जाकर एक लड़के की चेयर पकड़ ली जो वरदान को पीछे से मारने वाला था। वरदान में पलट कर देखा तो शिवाय उस लड़के को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। शिवाय ने सेकंड भी नहीं लगाया, उसके हाथ से चेयर छीन लिया और उसे उठाकर पटक दिया। वरदान ने शिवाय को देखा और फिर दूसरे लड़के को एक पंच मार दिया। थोड़ी ही देर में चारों लड़के जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। वरदान ने गुस्से में शिवाय से कहा, अंडरस्कोप, जब तुम जानते हो कि यह लड़की बीमार है तभी तो तुम इसे अकेला यहाँ छोड़कर चले गए। शिवाय भी वरदान को गुस्से में जवाब देना चाहता था लेकिन वरदान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छुई मुई की हेल्प की थी, इसीलिए शिवाय चुप रह गया। शिवाय ने फिर भी वरदान को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्कोप, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि यह लड़के छुई मुई के साथ बदतमीजी करेंगे। फिर शिवाय ने उन लड़कों को देखकर कहा, अंडरस्कोप, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियां छोड़ने का, अब तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। उनमें से एक लड़का दर्द से कराहते हुए बोला, अंडरस्कोप, नहीं सर, प्लीज माफ कर दीजिए, हमारे पेरेंट्स को इस झगड़े में इन्वॉल्व मत कीजिए, हम आगे से कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वरदान ने एक लड़के को पैर से मारते हुए कहा, अंडरस्कोप, स्कूल पास हुआ नहीं कि तुम लड़के जानवर बन जाते हो। आज के बाद मैंने या मेरे आदमियों ने तुम चारों को कहीं भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया तो आज तो तुम चारों को पीट कर छोड़ दिया, अगली बार गोली मार दूंगा, समझे। चारों लड़के हाथ जोड़कर दर्द से कराते हुए बोले, अंडरस्कोप, माफ कर दीजिए अंकल, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये लड़की तो हमारी बहन जैसी है। उन लड़कों के मुंह से बहन शब्द सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। मुस्कुराने से वरदान भी खुद को रोक नहीं पाया। शिवाय ने एक नज़र वरदान को देखा, फिर छुई मुई के पास जाकर कैफे से बाहर जाने लगा। तभी वरदान ने पीछे से कहा, अंडरस्कोप, लगता है रघुवंशी परिवार के लोग किसी को थैंक यू बोलना भी ठीक नहीं समझते, बहुत अकड़ है रघुवंशी परिवार में। हर्षवर्धन को देखकर तो नहीं लगता कि रघुवंशी परिवार के लोग तमीज भूल गए हैं। वरदान की बात सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो शिवाय का दिल शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय के दिल ने कहा, अंडरस्कोप, सही तो कह रहे हैं, अगर आज वरदान नहीं होता तो छुई मुई इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाती, वो तो किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकती थी। शिवाय के दिल के पीछे दिमाग खड़ा था। दिमाग ने कहा, अंडरस्कोप, शिवाय तू चल, दिल तो तुझे ऐसे ही परेशान करता है, ये आदमी बात बात पर चाचू की धमकी देता है। तभी दिल ने दिमाग के गाल पर एक खींचकर थप्पड़ मारा और शिवाय को देखकर बोला,
शिवाय वरदान सिंह रजावत को थैंक यू बोल दे। अगर उसने गलती से भी चाचू को बता दिया तो तुम जानते हो चाचू तुम्हारे साथ साथ सबकी क्लास ले लेंगे। शिवाय को अपने दिल की बात ठीक लगी। शिवाय ने पलटकर वरदान को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू मिस्टर वरदान सिंह रजावत। वरदान ने एक मुस्कुराहट शिवाय को पास की और फिर उसके पास जाकर आर्य के सर पर हाथ रखकर कॉफी शॉप से बाहर चला गया। शिवाय भी आर्या को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। दूसरी तरफ पैंथर पूर्वी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पूर्वी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पैंथर ने रेस्टोरेंट के आसपास, पार्किंग में हर जगह पूर्वी को ढूंढ लिया था। पैंथर ने खुद से कहा, हे भगवान अब मैं क्या करूं, ये लड़की मिल नहीं रही और अगर पूर्वी रेस्टोरेंट में चली गई तो दिव्यांश सर मेरा तबला बजा देंगे। पैंथर कुछ सोचकर रेस्टोरेंट के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पूर्वी आई। पूर्वी ने पैंथर पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मेन गेट का हैंडल पकड़ा, पैंथर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर फिर दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर उसे उठाकर साइड में ले गया। पूर्वी झटपटाने लगी, लेकिन पैंथर ने अपना हाथ पूर्वी के मुंह से नहीं हटाया। पैंथर पूर्वी को उठाकर सीधा पार्किंग में ले आया। पूर्वी ने गुस्से में पैंथर के हाथ पर काट लिया। दर्द की वजह से पैंथर ने पूर्वी को छोड़ दिया और गुस्से में बोला, लोमड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता। पूर्वी ने भी पैंथर को पॉइंट करके गुस्से में कहा, तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सच में तुम तो जानवर हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पैंथर पूर्वी के पास आया। पूर्वी थोड़ा पीछे हटने लगी। पैंथर और करीब गया। पूर्वी और पीछे हटने लगी। पूर्वी घबराहट में पीछे हटते जा रही थी, फिर वो गाड़ी से जा लगी। पैंथर ने पूर्वी की आंखों में इमोशनल होकर देखा, फिर बोला, सॉरी पूर्वी, यह सब करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा, वरना किसी का प्यार अधूरा रह जाएगा। पूर्वी को बात समझ नहीं आई। इतने में पैंथर ने पूर्वी की गर्दन पर हल्का सा वार किया और पूर्वी बेहोश हो गई। पैंथर ने पूर्वी को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। फिर पूर्वी को देखकर बोला, सोते हुए कितनी शांत और मासूम लगती है, लेकिन जब जग जाएगी तब तो पूरी जंगली लोमड़ी बन जाएगी। दूसरी तरफ से दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था। दृष्टि को पूर्वी का इंतजार करते करते काफी टाइम हो गया था। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए दिव्यांश से पूछा, सर कितना टाइम हो गया है। दिव्यांश बोला, आपको यहाँ आए हुए 40 मिनट हो गए हैं। दृष्टि बोली, पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। ऐसे तो कभी करती नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। दिव्यांश बोला, कोई बात नहीं, आ जाएंगी, आप तक कुछ ऑर्डर कर लीजिए। दृष्टि बोली, मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सब कुछ तो पूर्वी के पास में ही है और शायद पूर्वी पास ले गई। दिव्यांश बोला, आप ऑर्डर कर दीजिए मैम, जब आपके दोस्त आएगी तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, नहीं मिस्टर मैनेजर, मैं अपनी दोस्त इंतजार कर लेती हूँ। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि पूर्वी के बिना खाना ऑर्डर नहीं करेगी। दिव्यांश ने फोन लिया और पैंथर को कुछ मैसेज कर दिया। दिव्यांश मैसेज करके फिर बोला, मैम आप पूर्वी का नंबर बता दीजिए, मैं डाल कर देता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। दृष्टि को दिव्यांश की सलाह अच्छी लगी। दृष्टि ने दिव्यांश को पूर्वी का फोन नंबर बता दिया और दिव्यांश ने भी पूर्वी का नंबर डायल कर दिया। दिव्यांश ने फोन लाउडस्पीकर पर डालकर दृष्टि के सामने कर दिया। दृष्टि फोन पर बोली, पूर्वी तू कहाँ है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज आई, दृष्टि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है, अभी ऑफिस से कॉल आया है, तुम क्या खुद से घर आ जाओगी। दृष्टि थोड़ा थोड़ा हिचकते हुए बोली, पूर्वी में कैसे आऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तू एक काम कर, शौर्य भैया को फोन कर दे, वो मुझे यहाँ से पिक कर लेंगे। पैंथर जो कि गाड़ी में बैठा हुआ पूर्वी की आवाज निकालकर दृष्टि से बातें कर रहा था, उसने अपना सर स्टीयरिंग में मार लिया। पैंथर को समझ नहीं आ रहा था कि वह दृष्टि की इस बात का क्या रिप्लाई करे, फिर भी उसे रिप्लाई तो करना ही था, आखिर वो अपने राम का हनुमान जो था। पैंथर ने लड़की की आवाज में फिर कहा, दृष्टि तू कैब करके घर आ जा, मैं यहाँ आकर पे कर दूंगी। दृष्टि जो अभी दिव्यांश के सामने की बैठी थी, फोन को देखकर बोली, लेकिन मैं कैसे आऊं। फोन में से फिर से लड़की की आवाज आई, तू वहाँ किसी की हेल्प ले ले, मैं सच में ऑफिस में फंस गई, वरना तू जानती है मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। दृष्टि बोली, कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी की हेल्प लेकर आ जाऊंगी, तू अपना काम कर ले। पैंथर ने फोन कट कर दिया। पैंथर ने एक राहत की सांस लेकर पूर्वी को देखा जो अब भी उसके बराबर में बेहोश बैठी थी। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर कहा, आपकी दोस्त नहीं आ रही तो कोई बात नहीं,
आप कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि मैनेजर की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। दृष्टि बोली, अंडरस्को, आप बस मेरे लिए कैब कर दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। दिव्यांश फिर बोला, अंडरस्को, मैम प्लीज कुछ तो ऑर्डर कर दीजिए, आप चाहे तो घर जाकर मुझे पैसे दे दीजिएगा। दृष्टि को भूख तो लगी थी और उसके कानों में पूर्वी की आवाज में भी गूंज रही थी कि अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए तो तुझे अपना ध्यान रखा कर। दृष्टि बोली, अंडरस्को, आप आइसक्रीम ला दीजिए। दिव्यांश ने इशारा किया और एक वेटर एक प्लेट में आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर लेकर आ गया। दिव्यांश ने आइसक्रीम का एक कप उठाया और सृष्टि के सामने रखते हुए कहा, अंडरस्को, लीजिए खा लीजिए। दृष्टि अंदाजे से आइसक्रीम खाने लगी। दृष्टि ने आइसक्रीम खाकर कहा, अंडरस्को, प्लीज अब आप मेरी कैब करवा दीजिए। दृष्टि उसके पास से चली जाएगी, इस ख्याल से भी दिव्यांश को बुरा लगता था। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, मैं कैब भी करवा दूंगा, लेकिन यहाँ की एक आइसक्रीम बहुत फेमस है, आप ये भी ट्राई कीजिए। दिव्यांश ने एक और फ्लेवर की आइसक्रीम दृष्टि के सामने रख दी। दृष्टि बोली, अंडरस्को, मिस्टर मैनेजर मैं आइसक्रीम खा लूंगी, लेकिन प्लीज उसके बाद आप मेरी कैब बुक करवा दीजिएगा, रात होने से पहले मैं घर जाना चाहती हूँ। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, मैम आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी गाड़ी से घर भी छोड़ दूंगा। दृष्टि काफी देर से दिव्यांश को मैनेजर समझकर बात करती रही। इस बीच दृष्टि को कई बार अपनेपन की फीलिंग महसूस हुई, इसलिए दृष्टि बोली, अंडरस्को, नहीं आप कैब ही बुक करवा देना, आपको रेस्टोरेंट भी तो संभालना होगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो जाएगा, मैम आप आइसक्रीम खा लीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे ही चम्मच लेकर आइसक्रीम के कप में डालने लगी, दिव्यांश ने धीरे से आइसक्रीम का कप साइड में कर दिया। दिव्यांश फिर दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को, मैम आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हमारी फीमेल वेट्रेस आपको आइसक्रीम खिला देगी। दृष्टि बोली, अंडरस्को, नहीं मैं खुद खा लूंगी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद हो जाएगा, मैम आप आइसक्रीम खा लीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे ही चम्मच लेकर आइसक्रीम के कप में डालने लगी, दिव्यांश ने धीरे से आइसक्रीम का कप साइड में कर दिया। दिव्यांश फिर दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को, मैम आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हमारी फीमेल वेट्रेस आपको आइसक्रीम खिला देगी। दृष्टि बोली, अंडरस्को, नहीं मैं खुद खा लूंगी, अब आगे। दृष्टि ने आइसक्रीम का कप अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से चम्मच को आइसक्रीम में डालकर खाने लगी। दिव्यांश ने देखा तो मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, शीट कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में तुम मेरे हाथ से ही खाना खाओगी। दिव्यांश को लगा कि दृष्टि उससे हेल्प मांग लेगी और वो अपने हाथों से दृष्टि को आइसक्रीम खिला देगा। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ पकड़ा हुआ था। सतीश हर्षवर्धन को देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। सतीश को सपने में भी नहीं लगा था कि हर्षवर्धन मंदिर में आ जाएगा। उसे तो लगा वो जी भरकर हीर को बेइज्जत करेगा, हीर घर जाकर रोएगी, फिर हर्षवर्धन हीर को देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सतीश इस बात से अनजान था कि हर्षवर्धन ने हीर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली थी। हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ हीर के हाथ से छुड़वाया और उसका हाथ मोड़कर उसे धक्का दे दिया। सतीश औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। सतीश की मां भी हर्षवर्धन को वहां देखकर हैरान थी। हर्षवर्धन ने अपने टी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाते हुए सतीश से कहा, अंडरस्को, कुछ लोग कुत्ते की दुम जैसे होते हैं, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही कुछ लोग सीधे नहीं हो सकते, लेकिन हर्षवर्धन रघुवंशी को कुत्ते की दुम को सीधा करना आता है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने सतीश का कॉलर पकड़कर उठाया और एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। देखते ही देखते हर्षवर्धन ने सतीश को मार मार कर अधमरा कर दिया था। सतीश के मुंह से खून निकल रहा था। सतीश की मां अपने बेटे को पीटते हुए देख रही थी, लेकिन हर्षवर्धन को रोकने की हिम्मत सतीश की मां में भी नहीं थी। जब हर्षवर्धन नहीं था तब तो वह मां बेटा बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन को वहां देखकर दोनों ही मां बेटा का खून सूख गया। जब सतीश पीट रहा था तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक औरत जो शायद रघुवंशी परिवार को बहुत पहले से जानती थी, वो बूढ़ी औरत आगे आई और उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, बस कर, हर्षवर्धन सतीश को जान से मार देगा क्या? हर्षवर्धन उस बूढ़ी औरत को देखकर बोला, अंडरस्को, काकी इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? इसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी खानदान की बहू का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी परिवार की इज्जत को हाथ लगाया है, तो ये गांव की और बहू बेटियों के साथ क्या करता होगा? अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, इसे आज ही जान से मार देता हूँ। बूढ़ी औरत बोली, अंडरस्को, हर्षवर्धन मान जा बेटा, क्यों एक माँ की कोख उजाड़ रहा है? पाप लगता है, छोड़ दे, माफ कर दे।
आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं गांव के सरपंच से कहकर इसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी। देख इसकी माँ कैसे तुझे हाथ जोड़े देख रही है। हर्षवर्धन ने एक नज़र सतीश की माँ की तरफ देखा और बोला, अंडस्को, इस औरत की बकवास इसलिए सुन लेता हूँ क्योंकि यह मेरी माँ की उम्र की है। अब ये हाथ जोड़कर खड़ी है क्योंकि इसका बेटा अधमरा हो गया, लेकिन इसने कभी हीर के बारे में नहीं सोचा कि हीर को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी इसके बेटे को हुई। सतीश की माँ आकर हर्षवर्धन के पैरों पर बैठकर बोली, अंडस्को, इस बार माफ कर दीजिए रघुवंशी साहब, मैं वादा करती हूँ सतीश आज के बाद ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा। हर्षवर्धन सतीश की मां को देखकर गुस्से में बोला, अंडस्को, सतीश की गारंटी तो आपने ले ली और आपकी जली कटी बातों की गारंटी कौन लेगा कि आप फिर को दोबारा ऐसी जली कटी बातें हीर को नहीं सुनाएंगी। आप हीर को हीर कहाँ समझती हैं? आप तो हीर को चुड़ैल डायन न जाने क्या क्या समझती हैं। हीर भी आपकी तरह ही इंसान है, उसके अंदर भी जान बसती है, उसे भी दर्द होता है, उसके भी अपने इमोशन हैं। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, काकी आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, आपकी बात मान लेता हूँ क्योंकि रघुवंशी परिवार औरतों की इज्जत करता है। आपके कहने पर इन माँ बेटा को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मैंने इन माँ बेटा को कुछ भी गलत करते हुए देखा तो नहीं छोड़ूंगा। आप जानती है अजीत सिंह रघुवंशी की औलाद हूँ, मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। काकी ने हर्षवर्धन के गाल पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, बस कर बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुम घर के बड़े हो और अगर घर के बड़े ही इतना गुस्सा करेंगे तो छोटों को गलत सीख मिलती है। शांत हो जा। हर्षवर्धन शांत हो गया। हर्षवर्धन हीर के पास जाकर बोला, अंडस्को, तुम्हें कौन सी पूजा करनी है, चलो साथ में करते हैं। हीर तो अब भी रो रही थी। हीर को समझ नहीं आया कि वो हर्षवर्धन को क्या जवाब दे। तभी काफी बोली, अंडस्को, हर्षवर्धन, हीर के हाथ में जो कलावा है उस कलावे को बरगद के पेड़ पर लपेटना चाहती थी, तभी सतीश की मां ने इसे ताने मारने लगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और बरगद के पेड़ के पास लेकर आया। हर्षवर्धन ने कलावे का एक सिरा पेड़ पर बांधा और कलावा हीर को कलावा पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, चलो हम साथ में पूजा करते हैं। हीर अपने आंसू कंट्रोल करती हुई पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने कलावे को अपने सीधे हाथ से पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल पीछे था। देखते ही देखते दोनों ने पेड़ के साथ चक्कर लगा लिया। काकी तो उन दोनों को देखकर खुश थी। हर्षवर्धन हीर दोनों ने बरगद के पेड़ के सामने हाथ जोड़े। फिर हर्षवर्धन ने हीर से कहा, अंडस्को, हीर तुम गाड़ी में जाकर बैठो। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा जो काकी के पास ही खड़ी थी और उसे लेकर मंदिर के बाहर चली गई। हर्षवर्धन ने सारी औरतों को देखकर कहा, अंडस्को, हीर के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि अगर मैंने अपने पीठ पीछे हीर की बुराई सुनी तो अच्छा नहीं होगा। किसी भी औरत की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और जिसके हिम्मत कुछ कहने की हुई उसके बेटे को तो हर्षवर्धन ने पीट पीट कर भूत बना दिया था। काकी आगे आए और बोली, अंडस्को, हर्षवर्धन जो भी हो, लेकिन सतीश की मां ने एक बात तो सही बोली कि तुमने बिना किसी शोर शराबे के हीर से शादी कैसे कर ली। ना तुम्हारे भतीजे आए, ना रिश्तेदार, ना गांव में कोई न्योता गया, तो फिर ऐसे कैसे शादी कर ली। हर्षवर्धन काकी को देखकर बोला, का कितना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बारात लेकर रहा हूँ, मंडप फेरे ये सब करूँ, मैंने हीर से कोर्ट मैरिज कर ली। काकी बोली, अंडस्को, हीर पढ़ी लिखी नहीं है हर्षवर्धन, उसे क्या ही पता चलेगा कि तूने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। तू अपने लिए ना सही हीर की खुशी के लिए ही कम से कम उसके साथ मंडप में बैठकर फेरे तो ले ले। मैं नहीं कहती कि पहले की तरह पूरे गांव को न्योता दे, हवेली को सजा दे, अपने रिश्तेदार सगे संबंधी सबको बुला, बस पंडित जी को बुलाकर अग्नि को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर तो भर दे। रीति रिवाज से शादी कर ले हीर से। बेटा, रीति रिवाज से शादी करने से रिश्तों में प्यार जल्दी पनपता है, रिश्तों में लगाव जल्दी आ जाता है। रीति रिवाज अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रीति रिवाज से शादी करोगे तो हीर की नज़र में और ज्यादा ऊंचे उठ जाओगे। हर्षवर्धन को काकी की बात सही लग रही थी। आखिर हीर को क्या ही पता कि साइन करने से भी शादी होती है। हर्षवर्धन ने काकी के पैर छुए और बोला, अंडस्को, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। काकी अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। काकी हर्षवर्धन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, अंडस्को, सदा खुश रहो। हर्षवर्धन, हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। हर्षवर्धन बेटा, किसी का जन्मदिन भी होता था तो हवेली में धूम धड़ाका हो जाता था, लेकिन जब से वो एक्सीडेंट हुआ है हवेली तो जैसे सुनी पड़ गई। इस हवेली में एक बार फिर से खुशियां आनी चाहिए। बाकी तुम दुनिया घूमते हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ आंखें झपकाई और मंदिर से बाहर चला गया।
हर्षवर्धन गाड़ी में आकर बैठा जहां पीहू और फिर दोनों ही चुपचाप बैठी थी। हीर अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन, हीर, पीहू हवेली पहुंच गए थे। पीहू हर्षवर्धन की गोदी में बैठी थी। हीर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गाड़ी का गेट खुल नहीं रहा था। हीर पहली बार गाड़ी में बैठी थी, उसे नहीं पता था गाड़ी का गेट कैसे खोलते हैं। जब वो मंदिर आई थी तब तो ड्राइवर ने उसके लिए गेट खोल दिया था। हीर लगातार गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। हीर के आंसू आंखों में ही थे। हीर चाहती थी जल्दी से गाड़ी का गेट खोलकर वो बाहर निकल जाए और अपने कमरे में जाकर बहुत रो ले। आज हीर अपने बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं सुन लिया था, जिसके चलते उसका दिल भारी हो रहा था। हर्षवर्धन ने जब देखा कि हीर गेट खोलने के लिए स्ट्रगल कर रही है, हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, हीर रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो तुम गंगा जमुना बहा रही हो, सबका मुंह बंद करवा दिया है मैंने, अब शांत हो जाओ। लेकिन हीर तो जैसे हर्षवर्धन की बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो कंटिन्यू गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी का गेट खोल दिया। हीर जल्दी से उतरकर हवेली के अंदर चली गई और पीहू के कमरे में जाकर रोने लगी। हर्षवर्धन पीहू को लेकर हवेली के अंदर आ गया। हर्षवर्धन जानता था कि हीर रो रही होगी। हर्षवर्धन के पास शब्द भी तो नहीं थे ताकि वो हीर को दिलासा दे दे। पीहू हीर के पास जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, पीहू डैडी के पास आओ। पीहू हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, आपकी सिंड्रेला दी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हैं, तब तक आप मेरे साथ खेलो। हर्षवर्धन पीहू को लेकर स्टडी रूम में आ गया। पीहू स्टडी रूम में बैठकर ड्राइंग बनाने लगी और हर्षवर्धन अपने काम में डूब गया। हर्षवर्धन काम कर तो रहा था लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन का मन बेचैन हो रहा था। आज जो कुछ भी मंदिर में हुआ उसकी वजह से हर्षवर्धन का भी दिमाग खराब हो रहा था। अगर हर्षवर्धन टाइम से मंदिर नहीं जाता तो पता नहीं हीर को और कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था, तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आई, डैडी रखेल किसे कहते हैं? पीहू के मुंह से यह शब्द सुनकर हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसने आज से पहले पीहू के मुंह से इतना गंदा शब्द नहीं सुना था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडस्को, पीहू तुम्हें ये शब्द किसने सिखाया है? कहाँ सुना तुमने ये शब्द? हर्षवर्धन के सख्ती से बोलने से पीहू थोड़ा सा डर गई। पीहू की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उसने पीहू को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। आखिर पीहू को इस शब्द के बारे में क्या पता? उसने तो ये शब्द किसी के मुंह से सुना और इसका मतलब हर्षवर्धन से पूछने लगी। उसने आज से पहले पीहू के मुंह से इतना गंदा शब्द नहीं सुना था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडस्को, पीहू तुम्हें ये शब्द किसने सिखाया है? कहाँ सुना तुमने ये शब्द? हर्षवर्धन के सख्ती से बोलने से पीहू थोड़ा सा डर गई। पीहू की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उसने पीहू को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। आखिर पीहू को इस शब्द के बारे में क्या पता? उसने तो ये शब्द किसी के मुंह से सुना और इसका मतलब हर्षवर्धन से पूछने लगी। अब आगे हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। नॉर्मली हर्षवर्धन इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज उसका गुस्सा होना जायज था। सतीश ने हरकत ही ऐसी की थी। हर्षवर्धन ने प्यार से पीहू को अपने पास बुलाया, लेकिन पीहू नैना में गर्दन हिला दी। पीहू अब भी हर्षवर्धन से नाराज थी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से उठा और पीहू को गोद में लेकर उसके माथे को चूमकर बोला, अंडस्को, पीहू डैडी को माफ कर दो। डैडी ने गुस्सा कर दिया, अब डैडी आपसे सॉरी बोल रहे हैं। पीहू को थोड़ी देर मनाने के बाद हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा, अंडस्को, पीहू ये शब्द तुमने कहाँ से सुना? पीहू बोली, अंडस्को, डैडी मंदिर में वो गंदी आंटी सिंड्रेला दी को बोल रही थी। सिंड्रेला दी बहुत रो रही थी। अब जाकर हर्षवर्धन को समझ आया कि हीर इतना रो क्यों रही है। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि सतीश और सतीश की मां ने ये शब्द हीर के लिए इस्तेमाल किए हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में दृष्टि आइसक्रीम खा चुकी थी। दृष्टि बोली, अंडस्को, मिस्टर मैनेजर टाइम क्या हुआ है? दिव्यांश बोला, अंडस्को, शाम के 7 बज रहे हैं, कुछ देर और बैठ जाए, मैं अपना काम खत्म करके फिर आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि शांत हो गई। दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था और कंटिन्यू उसे निहार रहा था। दिव्यांश को दृष्टि को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। करीब 20 मिनट बाद दिव्यांश बोला, अंडस्को, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हो गई। दृष्टि अंदाजे से 2 ही कदम चली थी कि लड़खड़ा गई। दृष्टि पूरी तरह गिर जाती, उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे थाम लिया। जैसे ही दृष्टि के हाथ दिव्यांश के हाथों को टच हुए, दृष्टि को महसूस हुआ जैसे वह दिव्यांश का हाथ हो, लेकिन अगले ही पल दृष्टि ने अपनी फीलिंग को इग्नोर कर दिया। उसे लगता कि वो मैनेजर ही है, क्योंकि दिव्यांश तो कभी उसके पास आएगा ही नहीं। दिव्यांश बोला,
अंडरस्कोर मैम थोड़ा संभल कर चलिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको गाड़ी तक ले चलूंगा। दृष्टि ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और दिव्यांश दृष्टि का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। दिव्यांश के सारे बॉडीगार्ड दिव्यांश से दूरी बनाकर चल रहे थे। दिव्यांश ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया। पैंथर भी दूर से खड़ा हुआ यही नजारा देख रहा था और अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। आखिर पैंथर ने दिव्यांश को दृष्टि से मिलवा ही दिया। बेशक दिव्यांश और दृष्टि के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्हें दूरी को खत्म करने के लिए दिव्यांश ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, दृष्टि उसके पास बैठी थी। दिव्यांश ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया जिसमें गाना प्ले हो रहा था। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ये काली रात जकड़ लूं। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। गाना चल रहा था और दृष्टि को दिव्यांश के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। ये गाना दिव्यांश और दृष्टि की सिचुएशन पर खरा उतर आ रहा था। दिव्यांश दृष्टि के बीच इस दौरान कोई बात नहीं हुई। दृष्टि चुपचाप गाड़ी से टेक लगाकर बैठी रही और दिव्यांश ड्राइव कर रहा था। दिव्यांश बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था दृष्टि का फ्लैट जल्दी आ जाए। दिव्यांश दृष्टि के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, हालांकि दृष्टि को तो ये पता भी नहीं था कि वो दिव्यांश के साथ है। ना ही दिव्यांश उसे अपने दिल की बात बता पा रहा था, फिर भी वो दृष्टि के साथ ही रहना चाहता था, उस लम्हे को कैद कर लेना चाहता था। दिव्यांश ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। दृष्टि बोली, अंडरस्को क्या मेरा फ्लैट आ गया? दिव्यांश बोला, अंडरस्को नहीं, गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आपका फ्लैट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप कहें तो मैं आपको पैदल छोड़ सकता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ प्लीज, काफी रात हो गई है, प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट छोड़ दीजिए। दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही गाड़ी से उतर गए। दिव्यांश ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और बॉडीगार्ड जो उनके पीछे चल रहे थे वहीं रुक गए। दिव्यांश दृष्टि का हाथ पकड़ा और धीरे कदमों से सड़क पर चलने लगा। ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं। तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। करीब 15 मिनट चलने के बाद पूर्वी का अपार्टमेंट आ गया। दिव्यांशी दृष्टि को लेकर पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़ा था। दिव्यांश बोला, अंडरस्को मैम आपका फ्लैट आ गया, इस पर नेम प्लेट है जिस पर लिखा है पूर्वी मिश्रा। दृष्टि बोली, अंडरस्को हाँ यही मेरी फ्रेंड का फ्लैट है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को लेकिन मैं ये तो लॉक है, आप अंदर कैसे जाएंगी? दृष्टि बोली, अंडरस्को मैं यही इंतजार कर लूंगी, पूर्वी आती ही होगी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ही रुक जाता हूँ, जब आपकी फ्रेंड आएगी तब चला जाऊंगा। दृष्टि बोली, अंडरस्को नहीं आप चले जाइए, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होगी, मैं इंतजार कर लूंगी, पूर्वी के आने के बाद अंदर चली जाऊंगी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को मैम मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली माधवगढ़ रहती है, आपकी सिक्योरिटी के लिए यही खड़ा हो जाता हूँ, जब आपके दोस्त आएगी तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो अभी चला जाता हूँ। दृष्टि बोली, अंडरस्को नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपने मेरी इतनी मदद की है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। दिव्यांश ने अपना फोन लिया और कुछ टाइप कर दिया। 10 मिनट बाद पैंथर फ्लैट की चाबी लेकर आया और दृष्टि को देखकर फीमेल आवाज में बोला, अंडरस्को दृष्टि में यही पड़ोस में रहती हूँ, पूर्वी मुझे चाबी देकर गई थी, लो ये चाबी। दृष्टि ने चाबी तो पकड़ ली, लेकिन मन ही मन सोचा, अंडरस्को पूर्वी तो आज पूरा दिन मेरे साथ ही थी, फिर उन्होंने आंटी को चाबी कब दी? पूर्वी ने फिर खुद से ही कहा, हो सकता है ऑफिस जाने से पहले वो घर आई हो। दृष्टि से लॉक नहीं खुल रहा था, इसीलिए दिव्यांश ने दृष्टि से फ्लैट की चाबी ले ली और फ्लैट खोल दिया। दृष्टि फ्लैट के अंदर आई। दिव्यांश दृष्टि को चाबी देते हुए बोला, अंडरस्को मैम मैं जाऊं। दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उसे यह बात दृष्टि को बोलने पड़ी। दृष्टि बोली, अंडरस्को थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी बहुत मदद की, आप तो जानते हैं कि मैं देख नहीं सकती, वरना मैं आपको कॉफी पिलाए बिना नहीं जाने देती। दिव्यांश को जो सुनना था उसने सुन लिया। दिव्यांश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को आप चाहे तो मैं कॉफी बना देता हूँ,
हम दोनों बैठकर पी सकते हैं। दृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, भला ऐसा भी कभी होता है कि मेहमान आए और मेहमान भी खुद ही कॉफी बनाकर पी ले। दिव्यांश ने दृष्टि को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं लगता मैम आपको मेरे साथ फॉर्मेलिटी करनी चाहिए। मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ अगर आप कॉफ़ी पीना चाहती हैं तो मैं बना दूंगा। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। दृष्टि थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को, ठीक है आप बना लीजिए, साथ में मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। अब तक पैंथर भी पूर्वी को गोद में उठाए फ्लैट में आ गया था। पैंथर ने जूते बाहर ही उतार दिए थे ताकि बिल्कुल भी आहत ना हो। पूर्वी अब भी बेहोश थी। पैंथर ने पूर्वी को उसके कमरे में लेटा दिया। पैंथर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अंडस्को, कितनी भारी है ये, पता नहीं क्या खाती है। मेरी तो कमर ही टूट गई। दिखने में तो हल्की फुल्की है, लेकिन वजन में आलू की बोरी से भी ज्यादा भारी। पैंथर बाहर आया तो दिव्यांश किचन को देख रहा था। दिव्यांश ने किचन में कभी काम नहीं किया था, उसे नहीं पता था कॉफी कैसे बनाते हैं। दृष्टि को इम्प्रेस करने के चक्कर में दिव्यांश ने बोल तो दिया, लेकिन कॉफी बनाते कैसे हैं ये तो दिव्यांश को पता ही नहीं था। तभी दिव्यांश की नज़र पैंथर पर पड़ी जो अपनी हंसी रोके खड़ा था। दिव्यांश ने दोनों हाथ फैलाकर पैंथर को देखा जैसे कहना चाहता हो, कॉफी कैसे बनाते हैं। पैंथर ने भी अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर इशारों में कहा, अंडस्को, मुझे क्या पता, मैं क्या ऑफिस में कॉफी बनाता हूँ। मैं आपका मैनेजर हूँ, बावर्ची नहीं। पैंथर ने हाथों के इशारे से दिव्यांश को रुकने के लिए कहा। पैंथर ने फोन निकाला और यूट्यूब पर कॉफी बनाने की रेसिपी देखने लगा। दोनों बहुत ध्यान से कॉफी बनाने की रेसिपी देख रहे थे। दोनों के लिए कॉफी बनाना बहुत मुश्किल टास्क था। उन्हें तो बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं था और आज दृष्टि को साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिव्यांश कॉफी बनाने के लिए तैयार हो गया। दिव्यांश ने तो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया था, लेकिन आज वो दृष्टि के लिए कॉफी बनाना चाहता था। दिव्यांश ने पैंथर को धीरे से कहा, अंडस्को, कॉफी बनाना कितना मुश्किल काम है यार। मैं डील कर सकता हूँ, लेकिन कॉफी बनाना मुझसे नहीं होगा। पैंथर तुम कॉफी बना दो। पैंथर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अंडस्को, सर मैंने अगर कॉफी बना दी फिर तो दृष्टि भाभी की आखिर कॉफी होगी। उसके बाद दृष्टि भाभी कभी कॉफी पीना पसंद नहीं करेगी। आप मुझे बियर बनाने के लिए कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन ये कॉफी बनाना मुझसे नहीं होगा। पैंथर ने फिर मोबाइल की तरफ इशारा किया जिसमें यूट्यूब पर कॉफी बनाने की रेसिपी दिखाई जा रही थी। पैंथर बोला, अंडस्को, सर देखिए ना, इसने दूध में चीनी डाली, कॉफी डाली और बन गई, ऐसे ही बना दीजिए। दिव्यांश धीरे से बोला, अंडस्को, अगर इतनी ही आसान लग रही है तो तू क्यों नहीं बना देता। पैंथर अपना सर नाचते हुए बोला, अंडस्को, सर ये गलत बात है। आपने मुझसे पूछकर प्यार नहीं किया था। प्यार आप करें और यह कॉफी बनाने का काम मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। दिव्यांश ने धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, पैंथर 10 मिनट है तुम्हारे पास, या तो कॉफी का अरेंजमेंट करो या खुद बनाओ, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे 2 कॉफी टेबल पर चाहिए, समझे। मैंने दृष्टि को बोल दिया कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, तो कॉफी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। पैंथर गुस्से में अपने पैर पटक कर बोला, अंडस्को, क्या मुसीबत है। देख लेना सर, इस बार चाचू से मैं भी आपकी शिकायत करूंगा, फिर देखता हूँ चाचू के सामने आपका कितना ऑर्डर निकलता है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को घूरकर देखा और पैंथर किचन में कॉफी बनाने का सामान ढूंढने लगा। पैंथर ने यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे कॉफी बना रहा था, तभी दृष्टि वहां आ गई। दृष्टि बोली, अंडस्को, मिस्टर मैनेजर, क्या आपने कॉफी बना ली। दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर की उम्मीद भरी नजरों से दिव्यांश को। जब दृष्टि को मैनेजर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बोली, अंडस्को, अगर कॉफी नहीं बनाई है तो मत बनाइए, मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को घूरकर देखा और पैंथर किचन में कॉफी बनाने का सामान ढूंढने लगा। पैंथर ने यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे कॉफी बना रहा था, तभी दृष्टि वहां आ गई। दृष्टि बोली, अंडस्को, मिस्टर मैनेजर, क्या आपने कॉफी बना ली। दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर की उम्मीद भरी नजरों से दिव्यांश को। जब दृष्टि को मैनेजर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बोली, अंडस्को, अगर कॉफी नहीं बनाई है तो मत बनाइए, मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। अब आगे। दिव्यांश बोला, अंडस्को, अगर कॉफी पीने का मूड नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और बना देता हूँ। ये सुनते ही पैंथर ने अपने सिर पर हाथ मार दिया। पैंथर मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, खुद तो कुछ बनाएंगे नहीं, फिर से मुझे बनाने के लिए कह देंगे, जैसे मैं हलवाई लगा हुआ हूँ। स्मार्ट डैशिंग 6 फुट हाइट दिखने में मॉडल जैसा लड़का, सर मुझसे हलवाई का काम करवा रहे हैं। दृष्टि को भूख तो लग रही थी, लेकिन वह मैनेजर से आज ही तो मिली थी, भला मैं उसे कैसे कह सकती थी कि उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे। दृष्टि बोली,
अंडरस्कोर नहीं, कुछ नहीं बनाना। लेकिन दिव्यांश दृष्टि की बातों से समझ गया कि दृष्टि को भूख लग रही है। आखिर दृष्टि ने 2 आइसक्रीम ही तो खाई थी। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोर शर्माए मत, आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। दृष्टि बोली, अंडरस्कोर नहीं, रहने दीजिए, थोड़ी देर में पूर्वी आ जाएगी, पूर्वी मेरे लिए कुछ बना दीजिए। दिव्यांश ने जोर देते हुए कहा, अंडरस्कोर नहीं मैम, आप मुझे बताइए क्या खाना है, मैं बना दूंगा, चाहे तो आप उसके लिए मुझे पे कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, अंडरस्कोर आप मेरे लिए खाना बनाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स के मैनेजर हैं और आप खाना बनाएंगे। दिव्यांश दृष्टि की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और फिर वो बहुत नर्म लहजे में बोला, अंडरस्कोर मैनेजर होने से पहले मैं शेफ का काम ही करता था, मुझे सब कुछ बनाना आता है। पैंथर तो आंख फाड़े दिव्यांश देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, पानी उबालना आता नहीं है और यह कह रहे हैं कि पहले ये शेफ का काम करते थे, इतना झूठ बोलते हैं। दृष्टि बोली, अंडरस्कोर ठीक है, तो जो आपको सही लगे बना दीजिएगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर पैंथर को देखा और बोला, अंडरस्कोर जो मुझे सही लगे मैं बना दूंगा, आप चलकर हॉल में बैठ जाइए। दृष्टि अंदाजे से जाकर हॉल में बैठ गई। पैंथर ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोर तुझे जो भी बनाना आता है फटाफट बना दे। पैंथर ने भी चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्कोर मुझे उल्लू बनाना आता है, आप बनेंगे। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर मुंह बनाता हुआ बोला, अंडरस्कोर सर बहुत हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि चाय कढ़ाई में बनती है या भिगोने में, और आप मुझे कह रहे हैं कि जो बनाना आता है बना दे। ठीक है सर, मैगी बनानी आती है, बना देता हूँ। इतने में पैंथर की कॉफी बन गई थी। पैंथर ने कॉफी का कप दिव्यांश को पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्कोर सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बना पाऊंगा। दिव्यांश ने कॉफी का कप पकड़ लिया और एक सिप ले ली। दिव्यांश ने जैसे ही पहला घूंट भरा उसकी सारी कॉफी बाहर आ गई। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर पैंथर ये क्या फिनाइल बना दिया, इस फिनाइल को तू ही पी ले। इतना कहकर दिव्यांश ने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। पैंथर बोला, अंडरस्कोर मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कौन सा बावर्ची की ट्रेनिंग ली हुई है, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोर पैंथर लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने दृष्टि के सामने कह तो दिया कि मैं कुक का काम करता था, लेकिन तू भी जानता है कि मुझे तो किचन की स्पेलिंग भी तब याद हुई थी जब टीचर ने 20 बार लिखवाई थी। पैंथर पैर पटक कर बोला, अंडरस्कोर यार मैं कहाँ फंस गया। पैंथर मोबाइल की स्क्रीन को टच करता हुआ बोला, अंडरस्कोर यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, देखते हैं क्या बना पाएंगे हम। करीब 10 मिनट तक दोनों यूट्यूब की स्क्रीन को ही देख कर रहे। तभी पैंथर बोला, अंडरस्कोर सर सलाद काट के दे देते हैं, हेल्दी भी होती है। दिव्यांश ने घुरकर पैंथर को देखा था। पैंथर फिर से अपने फोन की स्क्रीन देखने लगा। फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि वो दृष्टि के लिए फ्राइड राइस बना देंगे। पैंथर तो मन ही मन बोला, अंडरस्कोर फ्राइड राइस के चक्कर में खिचड़ी ही ना बन जाए। दिव्यांश ने अपने टी शर्ट की बाजू ऊपर की और चाकू लेकर फ्रिज में प्याज ढूंढने लगा। पैंथर बोला, अंडरस्कोर सर फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोर प्याज ढूंढ रहा हूँ। पैंथर ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्कोर सर प्याज फ्रिज में नहीं रखते। दिव्यांश हैरानी से बोला, अंडरस्कोर तो कहाँ रखते हैं। पैंथर ने किचन में नजर घुमाई तो एक बकेट में प्याज रखी थी। पैंथर ने प्याज उठाकर दिव्यांश को दे दी। दिव्यांश प्याज को देख रहा था जैसे सोच रहा हो ये एक कटेगी कैसे। पैंथर ने दिव्यांश के हाथों से प्याज लेकर कहा, अंडरस्कोर सर आप रहने दीजिए, मैं ही काट देता हूँ। आप फ्रिज में से वेजिटेबल निकाल दीजिए। दिव्यांश ने फ्रिज खोला और थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल निकाल दी और पैंथर के सामने रखता हुआ बोला, अंडरस्कोर इन सबको भी काटना पड़ेगा। पत्थर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला क्योंकि प्याज काटने से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, अंडरस्कोर नहीं सर, ये सब चावल में डालने से ही कट जाएंगे। दिव्यांश को लगा कि पैंथर सही कह रहा है। दिव्यांश इनोसेंट होकर बोला, अंडरस्कोर अच्छा बस प्याज काटने पड़ती हैं, बाकी सब्जियां अपने आप कट जाती हैं। पैंथर का मन हो रहा था कि वो अपना सर नोच ले। पैंथर को रोता हुआ देखकर दिव्यांश बोला, अंडरस्कोर तुम रो क्यों रहे हो, इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम रोने ही लगे। पैंथर ने चाकू और प्याज दिव्यांश के सामने रखते हुए कहा, अंडरस्कोर सर आप इसे काटिए, तब तक मैं सब्जियां धो लेता हूँ। दिव्यांश भी प्याज को काटने लगा। थोड़ी देर में दिव्यांश की आंखों से भी आंसू आ गए। तभी दिव्यांश को देखकर पैंथर बोला, अंडरस्कोर सर इतना मुश्किल भी नहीं है जो आप रोने लगे। दिव्यांश को अब समझ आया कि प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं। दिव्यांश प्याज काटता हुआ बोला, अंडरस्कोर
मुझे तो लगा बस मोहब्बत ही रुलाती है, आज तो प्याज ने भी रुला दिया। दिव्यांश प्याज काट रहा था, अचानक ही दिव्यांश की उंगली में चाकू लग गया। पैंथर ने जैसे ही देखा उसने दिव्यांश के हाथों से चाकू लेकर साइड में रखा, फिर थोड़ा सा फिक्र जताते हुए कहा, अंडरस्को सर प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा, आप यहाँ बैठ जाइए। पैंथर ने दिव्यांश को एक चेयर पर बैठा दिया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को हल्का सा कट है, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैंथर ने फिर भी बर्फ लेकर दिव्यांश की उंगली पर लगाने लगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को खाने बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो आधी रात हो जाएगी और मैं दृष्टि को कुछ नहीं खिला पाऊंगा, फिर वो मन ही मन सोचेगी कि डींगे तो बहुत मार रहा था लेकिन अब तक कुछ बना नहीं पाया। पैंथर ने अपनी जेब में से एक बैंडेज निकाली और दिव्यांश की उंगली पर लपेट दी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को बैंड्स जेब में लेकर घूमता है। पैंथर बोला, अंडरस्को नहीं, राइटर ने जेब में रखी थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फाइनली दिव्यांश और पैंथर दोनों ने मिलकर यूट्यूब से वीडियो देखकर जैसे तैसे फ्राइड राइस बना दिए। वो फ्राइड राइस देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि पैंथर ने गलती से उसमें हल्दी डाल दी थी, जिससे वो फ्राइड राइस कम पुलाव ज्यादा लग रहे थे। दिव्यांश ने यूट्यूब देखते हुए कहा, अंडरस्को पैंथर ये तो व्हाइट कलर के हैं और तेरे येलो कलर के। पैंथर बोला, अंडरस्को सर दिमाग की दही मत करो, आजकल मेहनत की कदर नहीं है, मैंने इतनी मुश्किल से फ्राइड राइस बनाए हैं और आप कमी निकाल रहे हैं। वैसे भी दृष्टि भाभी देख नहीं सकती तो उन्हें क्या पता चलेगा कि यह व्हाइट है कि येलो, खाना टेस्टी होने चाहिए बस। दिव्यांश ने एक चम्मच लेकर उसे खाया और जैसे ही खाया वो सारे फ्राइड राइस बाहर आ गए। दिव्यांश को खांसी हो रही थी और पैंथर उसकी कमर थपथपा रहा था। दिव्यांश ने राइस थूकते हुए कहा, अंडरस्को यह क्या गोबर बना दिया? पैंथर ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को दुनिया भर में घूम घूम कर सब कुछ टेस्ट कर रखा है आपने भी, आपको कैसे पता ही गोबर है? अपने गोबर खाया है, आपको पता है गोबर का टेस्ट कैसा होता है? दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर एक मार कर कहा, अंडरस्को साले ज्यादा स्मार्ट मत बन, इसका टेस्ट फ्राइड राइस जैसा नहीं है, पता नहीं कैसा अजीब सा ही टेस्ट है। पैंथर अपने सिर को हल्का सा रब करते हुए बोला, अंडरस्को सर मैं आपका साला नहीं हूँ, साडू हूँ। ओह ही साडू, मुझे लगता है मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा, दिव्यांश ने इरिटेट होकर कहा। बनाना पड़ेगा? पैंथर भी मुंह सड़ाकर बोला, अंडरस्को सर आज पूरे एपिसोड में खाना ही बनाना है। कभी मैं बनाऊंगा, कभी आप बनाओगे, इसी में संशोधन करके मैडम को खिला देते हैं। संशोधन? दिव्यांश ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसे संशोधन का मतलब नहीं पता था। पैंथर ने भी ताना मारते हुए कहा, अंडरस्को सर आपकी टीचर ने संशोधन का मतलब 20 बार नहीं लिखवाया। दिव्यांश पैंथर को गुस्से में घूर रहा था। दूसरी तरफ शिवाय आर्य को रघुवंशी मेंशन ले आया था। आर्य सीधा अपने कमरे में चली गई। शिवाय उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। राजवीर ने पूछा, अंडरस्को क्या हुआ सर, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? शिवाय बोला, अंडरस्को राजवीर 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 आर्या आज रोई थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजवीर बोला, अंडरस्को क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं आर्य रोई थी, मतलब आर्य की फीलिंग वापस आ रही है। तभी शिवाय ने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को गाड़ी में कुछ शॉपिंग बैग रखे हैं, निकाल लो। वो सर्वेंट चला गया। शिवाय ने फिर राजीव को देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर मैं सच कह रहा हूँ, आज कैफे में आर्य को कुछ लड़के छेड़ रहे थे और उन लड़कों से डर कर आर्या रोने लगी। कैफे में जो कुछ भी हुआ शिवाय ने राजवीर को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद राजवीर बोला, अंडरस्को सर मिस्टर राजावत को थैंक यू बोल दिया आपने। शिवाय ने राजवीर को देखा और बोला, अंडरस्को तेरी अच्छायां कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती ना, तू हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, सबको अच्छी ही एडवाइस देता है, हर चीज को बैलेंस करके चलता है, अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता है, चाचू का भी फेवरेट है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसकी तारीफ कर रहा है या उसे ताने मार रहा है। शिवाय फिर बोला, अंडरस्को हाँ भाई बोल दिया उन्हें थैंक यू, और थैंक यू नहीं बोलता तो वो अंकल चाचू से मेरी शिकायत कर देता और फिर तो तू जानता ही है चाचू का गुस्सा, गलती किसी की भी हो गुस्सा निकलता हम पांचों पर ही है। शिवाय और आर्या डिनर कर रहे थे, तभी शिवाय ने फिर पूछा, अंडरस्को छुई मुई तुम ठीक हो? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या डिनर कर रही थी और शिवाय तभी डाइनिंग टेबल से उठ गया। राजवीर ने इशारों में पूछा, अंडरस्को आपका कहाँ जा रहे हैं? शिवाय ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को छुई मुई तुम अच्छे से खाना खाओ, मैं अभी आया।
आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया। पता नहीं क्यों आज शिवाय का दिल कह रहा था चुईमुई ने कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनाई होगी। शिवाय फिर से अपने कमरे में आर्या के स्क्रैच ढूंढने लगा। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद शिवाय के हाथ आर्या की ड्राइंग के पेपर लग गए। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने आज जो कुछ भी मॉल में हुआ था उन सबको तस्वीर में उतार दिया था। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया। पता नहीं क्यों आज शिवाय का दिल कह रहा था चुईमुई ने कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनाई होगी। शिवाय फिर से अपने कमरे में आर्या के स्क्रैच ढूंढने लगा। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद शिवाय के हाथ आर्या की ड्राइंग के पेपर लग गए। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने आज जो कुछ भी मॉल में हुआ था उन सबको तस्वीर में उतार दिया था। अब आगे करीब 12 पेज पर आर्या ने अपनी ड्राइंग बनाई थी। शिवाय एक एक करके उन्हें ड्राइंग को देख रहा था और तभी उसकी नज़र आखिरी के पेज पर पड़ी, जिसे देखकर शिवाय की आंखें खुल गई। उसे पेज पर शौर्य, आर्य और दृष्टि तीनों ही बने हुए थे। तीनों ही सड़क पर खड़े थे और एक बिल्डिंग की एक खिड़की पर एक आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। शिवाय ने पेंटिंग देखी तो समझ गया कि आर्या ने शूटर को देखा है जिसने शिवाय को शूट किया था। शिवाय को पेंटिंग देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। शिवाय इतना तो समझ गया कि आर्या बहुत कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बताने की हालत में नहीं है। आर्या बहुत कुछ ऐसा जानती है जो शायद हम सबसे छुपा हुआ है, जो शायद शौर्य भी नहीं जानता, लेकिन आर्या किसी को बता नहीं सकती। पता नहीं आया कब ठीक होगी, कब वो अपनी दिल की बात बताएगी, कब उसे किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट होगा। शिवाय अपने ही ख्यालों में था तभी राजवीर शिवाय के कमरे में आया। शिवाय ने राजवीर को देखा तो उसे पेंटिंग के पेपर पकाते हुए कहा, अंडस्को देखो राजवीर, यही चुईमुई अपने दिल में बहुत सारे राज दबा कर बैठी है। इसने शूटर को देखा है लेकिन बता नहीं सकती। समझ नहीं आता इससे कैसे पूछूं, और अगर मैंने पूछ भी लिया तो यह मुझे बताएगी कैसे। राजवीर पेपर देखता हुआ बोला, अंडस्को सर, यह बात तो तय है कि कोई आपके और शौर्य की लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। भगवान ना करे अगर शौर्य उस दिन मर जाता तो दृष्टि और आर्य दोनों यही सोचती कि आपने शौर्य को मरवाया है, लेकिन शायद यशोदा माँ के हुए अच्छे कर्म हमारे सामने आ गए जिसकी वजह से शौर्य बच गया और आप एक बहुत बड़े गिल्ट से आज़ाद हो गए। राजवीर की बात सुनकर शिवाय बोला, अंडस्को राजवीर कुछ भी हो, हमें बहुत जल्द ही चुईमुई को ठीक करना होगा ताकि वो अपने दिल की सारी बातें हमें बता दे और हमें उस आदमी का पता चल जाए जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पता नहीं, मेरा दिल कहता है शौर्य पर गोली चलाने वाला आदमी का कनेक्शन हो ना हो मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट से है। राजवीर बोला, अंडस्को सर, अगर आप कहें तो मैं एक्सीडेंट की फिर से इन्वेस्टिगेशन करवा दूं। मेरा दिल कह रहा है कि यह एक्सीडेंट शौर्य ने नहीं किया। शौर्य के चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं है। शौर्य हमारे सामने अकड़ कर खड़ा होता है। आप भी जानते हैं शौर्य कुछ भी गलत करता था तो नजरें झुकाता था। शिवाय को राजवीर की बात समझ तो आ रही थी लेकिन फिर भी शिवाय ने कहा, अंडस्को राजवीर, शौर्य ने पुलिस के सामने खुद कन्फेस किया था कि यह एक्सीडेंट उसी ने किया है। इसी के बेस पर हमें पता चला था कि वो एक्सीडेंट शौर्य की गाड़ी से हुआ है। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए बलराज से पूछा से बलराज ने भी शौर्य का नाम लिया था। राजवीर बोला, अंडस्को हो सकता है सर शौर्य ने ये सब मजबूरी में कहा हो, एक्सीडेंट किसी और ने किया हो और शौर्य को ब्लैकमेल किया हो, फिर शौर्य ने मजबूर होकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया हो। शिवाय को राजवीर की बातें समझ आ रही थी क्योंकि राजवीर शिवाय से बड़ा था और शिवाय से ज्यादा समझ रखता था। कुछ सोचकर शिवाय बोला, अंडस्को ठीक है राजवीर, इस बार इन्वेस्टिगेशन तुम खुद करोगे, खुद एक एक चीज को मॉनिटर करोगे और जल्द से जल्द पता लगाओगे यह एक्सीडेंट किसने किया, शौर्य ने इसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। जितनी जल्दी हो सके इस मिस्ट्री को सुलझाओ राजवीर। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, अंडस्को ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सुलझा दूं। राजवीर कमरे से गया और आर्य कमरे में आ गई। आर्य को देखकर शिवाय बोला, अंडस्को चुईमुई दिन खत्म कर लिया। आर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, नींद आ रही है। आर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को तो जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से कुछ फाइल लेकर चला जाऊंगा। आर्य ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय अपने कुछ फाइलों को फिर से ढूंढने लगा। 10 मिनट बाद शिवाय की नज़र बेड पर गई तो आर्य सो चुकी थी। शिवाय ने अपनी फाइल्स और लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो गेट तक पहुंचा वह वापस आया। शिवाय आर्य के पास गया, उसने आर्या के बालों को हल्का सा सहलाया, फिर उसके बालों पर एक किस किया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और चला गया। शिवा जैसे अपने कमरे के बाहर आया, उसका दिल और दिमाग उसे ही देख रहे थे।
शिवाय ने उन दोनों को देखकर एक लंबी सांस के साथ कहा, अंडरस्को, हटो यहाँ से, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर शिवाय भी दूसरे कमरे में चला गया। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन पीहू को खाना खिला रहा था। हीर अब तक नीचे नहीं आई थी। हर्षवर्धन को अब हीर की टेंशन होने लगी थी। हर्षवर्धन और हीर के बीच अभी ऐसा रिश्ता नहीं बना था कि हर्षवर्धन जाकर सीधा सीधा हीर से बात कर ले। पीहू को खाना खिलाने के बाद हर्षवर्धन ने पीहू को सोफे पर बैठा दिया और फिर काका की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, काका हीर को बुलाकर लाइए, उसने आज दोपहर से कुछ नहीं खाया। हर्षवर्धन की बात सुनकर काका हीर के कमरे में चले गए। काका ने कमरे में जाकर देखा तो हीर बालकनी में खड़ी थी। काका ने हीर को आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया आज खाना नहीं खाओगी, चलो नीचे, पीहू कब से बुला रही है। काका की आवाज सुनकर हीर ने पलट कर देखा। हीर की आंखें इस वक्त सूजी हुई थी। हीर चुप तो थी, लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। मंदिर में जो कुछ भी हीर ने अपने बारे में सुना था, न चाहते हुए भी वो सब उसके जेहन में बार बार आ रहा था। हीर काका के पास आकर बोली, अंडरस्को, काका एक बात बताइए, एक हस्ताक्षर करने से शादी हो जाती है? हीर को सच में कोर्ट मैरिज का मतलब नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि कोर्ट मैरिज भी होती है। हीर हर्षवर्धन से पूछना तो चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन के सामने हीर की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए उसने काका से ही पूछ लिया। काका बोले, अंडरस्को, हाँ बिटिया होती है, वो शादी तो सबसे ऊपर होती है, उस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता, वो तो भारतीय कानून के अनुसार होती है, मतलब कि भारत के कानून ने भी तुम्हें और हर्षवर्धन को पति पत्नी मान लिया है। हीर काका की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर गेट पर गई, जहां हर्षवर्धन खड़ा था। हर्षवर्धन को देखकर हीर के शब्द हीर के गले में ही रह गए। हर्षवर्धन ने काका को इशारा किया और काका कमरे से चले गए। हीर फिर से गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हर्षवर्धन से कुछ भी कहने की हिम्मत हीर में नहीं थी। हीर ने तो कभी अपने ससुराल वालों के सामने भी जुबान नहीं खोली थी, फिर वो हर्षवर्धन से कैसे कुछ पूछ लेती। लेकिन हर्षवर्धन उसके दिल की हालत समझ रहा था। हर्षवर्धन अब समझ गया था कि काकी ने जो कुछ कहा वो ठीक था। हीर भी चाहती है कि शादी ट्रेडिशनल तरीके से हो, लेकिन कह नहीं पाती। हर्षवर्धन हीर के पास आया, उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद पंजों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, अंडरस्को, हीर शादी कैसे होती है? हीर घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, अंडरस्को, हीर प्लीज मुझे बताओ शादी कैसे होती है? हीर ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को, जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होते हैं। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, अंडरस्को, तुम चाहती हो हमारी शादी रीति रिवाज से हो? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, ठीक है, हम बहुत जल्दी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, इसी बहाने तुम मेरी फैमिली से भी मिल लेना। हीर ने हैरान होकर पूछा, अंडरस्को, आपकी फैमिली? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, हाँ, मेरे 3 नालायक भतीजे और 1 लायक भतीजी भी हैं। शिवाय, दिव्यांश, विराज, ये तीनों मेरे भतीजे हैं और रूही मेरी भतीजी। रूही फिलहाल लंदन में है, जब सुनेगी कि मैं शादी कर रहा हूं तो बहुत जल्द मेरे पास भागती हुई आएगी। हीर ने धीरे से फिर पूछा, अंडरस्को, और कौन है आपके परिवार में? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, पहले तो बहुत थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, फिलहाल तो बस यही है। और हाँ, 2 और हैं, एक पैंथर जो दिव्यांश का मैनेजर भी है और दोस्त भी, एक राजवीर जो हमेशा शिवाय का साया बनकर उसके साथ रहता है। मैं पैंथर और राजवीर को भी अपने भतीजे से कम नहीं समझता। जितना प्यार अपने भतीजे को करता हूँ, उतना ही पैंथर और राजवीर को भी करता हूँ। जब वो यहाँ आएंगे तब तुम सबसे मिल लेना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन खड़ा हो गया और उसने हीर को भी खड़ा करके कहा, अंडरस्को, चलो अब खाना खा लो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया और अब अपने इन आंखों से मोटे मोटे आंसू मत बहाना। हीर में फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन हीर को लेकर नीचे आ गया और फिर दोनों ने मिलकर डिनर किया। पूर्वी का फ्लैट। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही फ्राइड राइस को घूर रहे थे। दिव्यांश को पैंथर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फ्राइड राइस कम पलावी ज्यादा लग रहे थे। पैंथर बोला, अंडरस्को, सर मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे तो ये टेस्टी बन जाएंगे। पैंथर ने उसमें नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और फिर बोला, सर अब टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा है? दिव्यांश ने टेस्ट करके देखा तो मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, अब तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बेकार हो गया है, तू खुद ही खाकर देख ले। पैंथर ने भी जब फ्राइड राइस खाकर देखे तो उसका भी मुंह सड़ गया। पैंथर बोला, अंडरस्को, जिंदगी में पहली बार कुछ बनाया और वो भी एकदम गोबर जैसा।
दिव्यांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो फाइनली तूने मान लिया कि तू गोबर जैसा खाना बनाता है। पैंथर बोला, सर मुझे ताना मारना हो गया हो तो सोच लीजिए क्या बनाए। दिव्यांश बोला, पिछले आधे घंटे से किचन में खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं बना पाए, अब तो दृष्टि पक्का सोचेगी कि मैं बस बातें ही बना सकता हूँ। दिव्यांश की बात सुनकर पैंथर को भी हंसी आ गई। पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, तो सही सोचेगी ना दृष्टि भाभी, आपको कहाँ कुछ बनाना आता है, आप तो बस बातें ही बनाते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश बोला, चल थोड़े से पकोड़े बना देते हैं, चटनी से खिला देंगे। दोनों ने फिर से YouTube पर देखकर जैसे तैसे पकोड़े बनाने लगे। दिव्यांश ने हाथ से ही बेसन घोल दिया और कढ़ाई में छोड़ने लगा। जब दिव्यांश कढ़ाई में आलू छोड़ रहा था तो पैंथर करछी लेकर खड़ा था। दोनों ही बहुत फनी लग रहे थे। दिव्यांश के तो एक कुशल गृहिणी की तरह माथे पर भी थोड़ा सा बेसन लग गया था। पैंथर ने दिव्यांश की नजर उतारते हुए कहा, हाय नजर ना लगे मेरे वीर जी को, आज तो यशोदा माँ को भी फेल कर दिया। आज अगर यशोदा माँ होती तो आपकी नजर उतारती हुई नहीं थकती। दोनों ने फिर से YouTube पर देखकर जैसे तैसे पकोड़े बनाने लगे। दिव्यांश ने हाथ से ही बेसन घोल दिया और कढ़ाई में छोड़ने लगा। जब दिव्यांश कढ़ाई में आलू छोड़ रहा था तो पैंथर करछी लेकर खड़ा था। दोनों ही बहुत फनी लग रहे थे। दिव्यांश के तो एक कुशल गृहिणी की तरह माथे पर भी थोड़ा सा बेसन लग गया था। पैंथर ने दिव्यांश की नजर उतारते हुए कहा, हाय नजर ना लगे मेरे वीर जी को, आज तो यशोदा माँ को भी फेल कर दिया। आज अगर यशोदा माँ होती तो आपकी नजर उतारती हुई नहीं थकती। अब आगे। दिव्यांश थोड़ा गुस्से में बोला, इस डंडे को ढंग से पकड़ ले। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सर ये डंडा नहीं है, करछी कहते हैं इसे। दिव्यांश ने छोटी आंखें करके पैंथर को घूर कर देखा। पैंथर बोला, सर थोड़ा धीरे छोड़िए, चर चर की आवाज हो रही है। फाइनली दोनों ने इस बार अपनी सोच समझ से अच्छे से पकोड़े बना लिए। दिव्यांश बहुत अच्छे से पकोड़े को ट्रे में सर्व कर रहा था, एकदम किसी प्रोफेशनल कुक के जैसे। दिव्यांश को इतनी मेहनत करता हुआ देख पैंथर बोला, सर भाभी को दिखाई नहीं देता। दिव्यांश ने गुस्से से पैंथर को देखा और बोला, साडू मुझे तो दिखाई देता है, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए, आखिर मैंने पहली बार अपनी दृष्टि के लिए कुछ बनाया है। दिव्यांश हॉल में पकोड़ों की प्लेट ले जाता हुआ बोला, तू भी खा लियो, तूने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया। दिव्यांश के जाते ही पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जो भी था दिव्यांश पैंथर का ख्याल रखता था, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अहम थे। दिव्यांश पकोड़े लेकर हॉल में बैठा गया जहां दृष्टि इंतजार कर रही थी। दिव्यांश दृष्टि के सामने रखी हुई टेबल पर पकोड़े रखता हुआ बोला, मैम मुझे आपके घर में सामान का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से पकोड़े बना दिए, आप टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। दृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर मैनेजर आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं तो टेस्टी ही होंगे, भला मैं आपके खाने में कमी कैसे निकाल सकती हूँ, आपको तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है। पैंथर दूर से दिव्यांशु दृष्टि को देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश बोला, मैम आप खा कर तो देखिए। पैंथर मन ही मन बोला, खा लीजिए भाभी, बेचारे ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बेचारे की ऐसी तैसी हो गई पकोड़े बनाने में। दृष्टि ने अंदाजे से एक पकौड़ा अपने हाथ में लिया और उसे हल्का सा तोड़कर चटनी में डुबोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दृष्टि अपने अंधेपन के चलते ठीक से खा नहीं पा रही थी। दिव्यांश बोला, मैम अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था वो दिव्यांश से हेल्प ले या नहीं। दृष्टि को चुप देखकर दिव्यांश ने खुद ही दृष्टि को पकोड़े खिलाने लगा। दृष्टि भी नम आंखों से खाने लगी। दृष्टि को बहुत बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था वो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। दृष्टि की आंखें नम देखी तो दिव्यांश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मैम, डिश टेस्टी नहीं है? दृष्टि बोली, नहीं नहीं, पकोड़े तो बहुत टेस्टी हैं, बहुत दिनों बाद पकोड़े खाए हैं, मिस्टर मैनेजर आप ही खा लीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। दिव्यांश दृष्टि को खिलाता हुआ खुद भी खाने लगा। पैंथर दूर से दोनों की वीडियो बना रहा था क्योंकि वो जानता था दिव्यांश को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आधे घंटे बाद दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर अब आप चले जाइए, मेरी वजह से आपने बहुत परेशानी उठाई है, अब आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। दिव्यांश का मन तो दृष्टि के पास से जाने का ही नहीं था। दिव्यांश तो पूरा दिन आज दृष्टि से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। दिव्यांश ये भी जानता था अगर अब वो नहीं गया तो दृष्टि को शक हो जाएगा। दिव्यांश बोला,
ठीक है मैं चलता हूँ, आप गेट अंदर से लॉक कर लीजिएगा। दिव्यांश ने पैंथर को इशारा किया और दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट से चले गए। दिव्यांश फ्लैट से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। दिव्यांश फ्लैट की तरफ देख रहा था क्योंकि दृष्टि अभी तक बालकनी में ही खड़ी थी। पैंथर बोला, अंडरस्को सर घर नहीं जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे? दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को दृष्टि जब अंदर जाएगी तब चलेंगे। पैंथर बोला, अंडरस्को सर एक बात कह देता हूँ, मुझे पूर्वी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपके जितना पागलों वाला प्यार नहीं करूंगा। सर बिल्कुल आशिक हो गए हैं आप। चली जाएगी भाभी अंदर, हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। आज आपने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, पता नहीं कितने सारे डील कैंसिल हो गई, कितने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी, कितने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। दिव्यांश अब भी दृष्टि को देख रहा था, हालांकि दृष्टि दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत दूरी थी, फिर भी दिव्यांश दृष्टि को ही निहार रहा था। दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को जब प्यार होता है ना तो इंसान सबसे ज्यादा वही काम करता है जब वो कभी करना पसंद नहीं करता। जब तुम्हें पूर्वी से सच में प्यार हो जाएगा तब तुम भी कुछ ऐसा करोगे जो तुम कभी नहीं करना चाहोगे। पैंथर बोला, अंडरस्को सर जो भी हो, लेकिन गलत काम तो नहीं करूंगा। हाँ पूर्वी के लिए फूल लाना, उसे शॉपिंग पर लेकर जाना, ये सब तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा प्यार मुझे गलत काम करने के लिए कहेगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को प्यार में कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है। भगवान न करे तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर होकर हो सकता है तुम्हें गलत काम भी करना पड़े। पैंथर बोनट पर बैठता हुआ बोला, अंडरस्को सर मुझे आपकी यह प्यार व्यार वाली बातें समझ नहीं आती। मैं तो सीधा सीधा पूर्वी को प्रपोज करूंगा, फिर शादी करूंगा, अरे खुशहाल जीवन व्यतीत करूंगा। व्यतीत? दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर को देखा। बीताऊंगा? व्यतीत का मतलब होता है बिताऊंगा, पैंथर ने भी जवाब देते हुए कहा। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। पैंथर अपने फोन में घुसा जा रहा था और दिव्यांश की नजरें दृष्टि से हट नहीं रही थी। पैंथर थोड़ी देर बाद बोला, अंडरस्को सर आपने आज भाभी से बात क्यों नहीं की? आज ही बोल देते कि आपको अपने किए पर पछतावा है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। दिव्यांश जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को हिम्मत नहीं थी। पैंथर कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत? कैसे माफी मांगू दृष्टि से, समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे दृष्टि से दोस्ती करूंगा, जब दृष्टि को मुझ पर पूरी तरह से यकीन होने लगेगा तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं दिव्यांश रघुवंशी हूँ। पैंथर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, अंडरस्को सर ये कुछ ज्यादा बड़ा प्रोसेसिंग नहीं हो गया? मतलब आप कब दृष्टि भाभी के दिल में अपनी जगह बनाओगे? कब दृष्टि भाभी आपकी बातों को समझेगी? कब आप उन्हें अपनी सच्चाई बताओगे? दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को जो भी हो, लेकिन मैं अचानक से दृष्टि को कुछ नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश फिर बोला, अंडरस्को पैंथर मेरे और दृष्टि की शादी के पेपर रेडी करवाओ। पैंथर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। पैंथर बोला, अंडरस्को सर आपको लगता है कि दृष्टि में उन पर साइन करेगी? दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को जानता हूं अगर सच पता चलेगा तो कभी साइन नहीं करेगी, लेकिन अनजान होकर तो साइन कर ही सकती है ना। तुम बस मेरी शादी के पेपर रेडी करवाओ। थोड़ी देर बाद दृष्टि बालकनी से अंदर चली गई। पैंथर ने राहत की सांस ली, जबकि दिव्यांश का दिल फिर से दुखने लगा। पैंथर बोला, अंडरस्को सर अब तो ऑप्शन भी नहीं है, अब तो घर चलिए, सुबह से कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ। दिव्यांश ने पैंथर की तरफ एक मुस्कुराहट पास की और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर रघुवंशी मेंशन लौट आए। दूसरी तरफ शिवाय के कहने पर राजवीर खुद ही एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। राजवीर इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और इंस्पेक्टर से एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहा था। करीब आधा घंटा इंस्पेक्टर से बात करने के बाद राजवीर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आते ही राजवीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने फोन देखा तो फोन हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन का फोन देखकर राजवीर के दिल में घबराहट होने लगी। कहीं ना कहीं राजवीर भी हर्षवर्धन से डरता था। हालांकि राजवीर ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया था और ना ही कोई गलत काम किया था, फिर भी हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि पांचों हर्षवर्धन से डरते थे। राजवीर ने फोन पिक कर लिया और बोला, जी चाचू। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को तुम सब कैसे हो, ठीक हो? राजवीर ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी चाचू सब ठीक है। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को अगले हफ्ते मैं शादी कर रहा हूँ, तुम पांचों को पुश्तैनी हवेली पहुंचना है। बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बहाने के, जो भी काम है पोस्टपोन कर दो या पहले खत्म कर लो, लेकिन 5 दिन बाद मुझे तुम सब यही चाहिए। 2 दिन तक फंक्शन होगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर
राजवीर के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कान आई। राजवीर थोड़ा खुश होते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन चाचू, पर चाची कौन है? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारी चाची तुम सबसे छोटी हैं। तुम सब यहीं आ जाओ, तुम सबको एक साथ मिलवा दूंगा। रूही भी 2 दिन बाद इंडिया आ रही है, उसे पिक भी कर लेना और अपने साथ यहाँ ले आना। अगर वो जल्दी आने की जिद करे तो 4 बॉडीगार्ड साथ भेजकर हवेली भेज देना, लेकिन किसी भी हालत में रूही को यहाँ अकेले मत भेजना। तुम जानते हो हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते, उस एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं किसी पर यकीन नहीं करना चाहता। राजवीर ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ पैंथर उठा और नाचता हुआ दिव्यांश के कमरे में घुस गया। दिव्यांश तभी नहाकर बाहर आया था। पैंथर बोला, अंडरस्को सर, एक गुड न्यूज़, चाचू शादी कर रहे हैं। अभी चाचू का ही फोन आया था। हम सबको 5 दिन बाद हवेली बुलाया है और कहा है कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है। दिव्यांश ने शर्ट पहनते हुए कहा, अंडरस्को रूही भी आ रही है? पैंथर बोला, अंडरस्को हाँ, रूही भी कल आ जाएगी और वो सीधा पुश्तैनी हवेली ही जाएगी। वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश है, अभी व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को यार पैंथर, कोई मैजिक हो सकता है जिससे दृष्टि भी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। पैंथर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को सर, मैं इतना बड़ा जादूगर नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा हाथों में सिक्का लेकर उसे गायब कर सकता हूँ, मैं आपकी विश पूरी नहीं कर सकता। दिव्यांश मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को पैंथर, विश पूरी होती हैं। सच कहा है किसी ने, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है। पैंथर आंखें छोटी करता हुआ बोला, अंडरस्को सर, आपकी कायनात मैं ही हूँ और आपकी कायनात आपको भाभी से नहीं मिलवा सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे भाभी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। दिव्यांश थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को साडू, हमेशा नेगेटिव बोला कर। थोड़ी देर सोचकर दिव्यांश बोला, अंडरस्को चल पैंथर, देखते हैं। अगर मैं दिल से दृष्टि को बहुत प्यार करता हूँ तो दृष्टि शादी में जरूर आएगी, चाहे कैसे भी आए, और अगर नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि मेरे प्यार में अभी खोट है। पैंथर बोला, अंडरस्को सर, आपके दिमाग में चोट है, ऐसा नहीं होता। दिव्यांश अपनी बाजू फोड़ करता हुआ बोला, अंडरस्को होता है पैंथर, तुम देखना ऐसा जरूर होगा, दृष्टि जरूर आएगी। पैंथर बोला, अंडरस्को सर, आपकी ऐसी बातें ना मेरे शरीर में ना झंझनाहट पैदा करती हैं। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप पर सूट नहीं करती, आप पर तो गुस्सा ही सूट करता है। वीरा ने अब विराज के दोनों कॉलर को पकड़ लिया और उसे थोड़ा थोड़ा हिलाती हुई बोली, अंडरस्को चलिए ना सर, प्लीज चलिए, प्लीज मुझे एक रॉयल शादी देखनी है। प्लीज सर चलिए ना, मुझे देखना है अमीर कैसे शादी करते हैं। आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, प्लीज चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। वीरा ने इतनी बार विराज को बोल दिया कि विराज का भी दिमाग खराब हो गया। फाइनली विराज ने कहा, ठीक है चलते हैं, अब मुझे छोड़ो। वीरा ने मुस्कुराकर विराज के कॉलर छोड़ दिए। वीरा फिर बोली, अंडरस्को चलिए फिर आपके लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अब आगे वीरा के इतना कहने पर विराज वीरा के साथ पहली बार शॉपिंग मॉल आ गया। विराज का मन शॉपिंग करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वीरा इतनी जिद करती थी कि विराज मना नहीं कर पाता था। दोनों ही शॉपिंग मॉल में आ गए, उनके साथ विराज के बॉडीगार्ड भी थे। वीरा मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जो खरीदना है जाकर खरीद लो, विराज ने एक कार्ड वीरा के हाथ में थमाते हुए कहा। वीरा ने कार्ड ले लिया और एक शॉप के अंदर चली गई। तब तक विराज अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर ही था। करीब 20 मिनट बाद वीरा वापस आई और बोली, अंडरस्को सर, यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, ऊपर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चलिए मेरे साथ। वीरा ने विराज को बोलने का मौका ही नहीं दिया और व्हीलचेयर के पीछे जाकर विराज की व्हीलचेयर धकेल कर शॉप के अंदर ले जाने लगी। विराज मना करता हुआ बोला, अंडरस्को वीरा मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मुझे तो वैसे भी हवेली जाकर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं। वीरा व्हीलचेयर को धकेलती हुई बोली, अंडरस्को सर कुछ तो खरीद लीजिए, 24 घंटे थोड़ी ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे। वीरा और विराज दोनों ही बात करते हुए शॉप पर जा रहे थे, तभी एक लड़की ने विराज को देखकर विराज की हंसी उड़ाते हुए कहा, अंडरस्को अब जिसके पैर नहीं है वो भी कपड़े खरीदेगा। वीरा के कानों में जब उस लड़की की आवाज गई तो वीर रुक गई। विराज समझ गया कि वीरा को गुस्सा आ गया। विराज बोला, अंडरस्को वीरा इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ। वीरा बोली, अंडरस्को नहीं सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर देते हैं। और मैं नहीं चाहती इस लड़की की लंबी लंबी टांगे खराब हो जाए, इसीलिए इसके किए की पनिशमेंट मैं अभी देकर आती हूँ।
विराज आवाज लगाता रहा और वीरा उस लड़की के पास पहुंच गई। वो लड़की दिखने में मॉडल जैसी थी। उसकी उम्र करीब 27 साल होगी। 5 फुट 6 इंच हाइट, रंग गोरा, परफेक्ट फिगर। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि कितनी अमीर है। वीरा उसके पास जाकर बोली, अंडस्को, हाँ तो क्या फरमा रही थी आप? उस लड़की ने अपना गोगल उतारकर एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, यही कि मिस्टर विराज रघुवंशी, जिनके पैर भी नहीं हैं, वो भी शॉपिंग करने आए हैं। ये सुनते ही वीरा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। उस लड़की का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़की की आंखों में गुस्सा कट की तरह दौड़ गया। वो लड़की सीधी खड़ी हुई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने नैना कपूर पर हाथ उठाया। वीरा हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, ओ नैना मैना तुम जो भी हो, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम किसी का मजाक बनाओ? अपनी यह लंबी लंबी टांगे संभाल कर रखना, ऐसा ना हो तुम भी विराज सर की तरफ व्हील चेयर पर आ जाओ। विराज सर के साथ तो मैं हूँ, मुझे नहीं लगता तुम जैसे लकड़ी के साथ कोई होगा भी। नैना को गुस्सा आ गया और उसने वीरा को मारने के लिए हाथ उठाया। वीरा ने उसका हाथ वहीं रोक लिया और दोबारा से एक थप्पड़ जड़ दिया। विराज ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया। वीरा ने नैना का हाथ झटका और पॉइंट करके बोली, अंडस्को, आज के बाद विराट सर के बारे में कुछ भी कहा तो तुम जानती नहीं हो वीरा को, वीरा तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारी यह पतली पतली सी टांगे काटकर कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? विराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और विराज के बॉडीगार्ड वीरा के पास आ गए। विराज के एक बॉडीगार्ड ने वीरा को पीछे से पकड़कर कहा, अंडस्को, बस कीजिए मैम, वो समझ गई, छोड़ दीजिए। वीरा तो इस वक्त पूरी फॉर्म में थी। उसे सच में बहुत बुरा लगा कि विराज सर का किसी ने मजाक बनाया। वीरा दिल से विराज की रिस्पेक्ट करने लगी थी। वीरा खुद को बॉडीगार्ड से छुड़वाते हुए बोली, अंडस्को, अरे भैया छोड़िए, इसकी जुबान देखो कितनी चलती है, अभी काट कर फेंक दूंगी। आए बड़ी विराज सर को उल्टा सीधा बोलने वाली। उस बॉडीगार्ड ने वीरा को छोड़ा नहीं और धीरे से कहा, अंडस्को, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, यह विराज सर की एक्स चाची है। एक्स चाची सुनकर वीरा वहीं शांत हो गई। वीरा को बस चाची समझ आया। एक्स चाची क्या होता है वीरा को ये बात नहीं पता थी। वीरा सीधा विराज के पास आकर बोली, अंडस्को, सर एक्स चाची, उसका क्या मतलब होता है? यह आपकी एक्स चाची है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मेरे चाचू ने पहले इन्हीं से शादी की थी। मेरे चाचू और इनकी एक बेटी भी है जिसकी कस्टडी चाचू के पास है। वीरा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, अंडस्को, सॉरी सर, मैंने तो आपकी चाची को भी 2 चांटे लगा दिए। विराज ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, क्या तो तुमने हिम्मत वाला काम है। नैना कपूर को चांटा मारना तो दूर की बात, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुमने तो मॉल में सबके सामने उनके गाल पर भारत का नक्शा ही छाप दिया। अपनी तारीफ सुनकर वीरा मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को, सर आप मेरी तारीफ ही कर रहे हैं ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ नैना अपने चेहरे पर हाथ रखकर विराज और बिना को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी वहां नैना का मैनेजर आ गया। मैनेजर ने नैना का सूजा हुआ गाल देखा तो पूछ ही लिया, मैम आपको क्या हुआ है? नैना गुस्से में बोली, अंडस्को, कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। नैना आगे आगे जा रही थी और मैनेजर शॉपिंग बैग पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चला गया। नैना गाड़ी में बैठी थी और उसने अपनी आंखों गोगल लगा लिया। नैना ने मन ही मन खुद से कहा, रघुवंशी खानदान को इसके लिए पछताना होगा। हर्षवर्धन, तुम शादी कर रहे हो ना? मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगी। आफ्टर ऑल तुमने मुझे ऑफिशियल ही सही लेकिन इनवाइट किया है। विराज और वीरा ने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। वीरा ने विराज के लिए कपड़े खरीदे, फिर विराज ने भी वीरा के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदी। वीरा ने कई बार विराज को मना किया, लेकिन विराज ने वीरा की तरह ही जिद करके उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। विराज आज खुश नजर आ रहा था। एक तो वो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकला था, दूसरा वीरा ने उसके लिए स्टैंड लिया था। पहली बार विराज के लिए किसी ने स्टैंड लिया था। विराज मन ही मन बोला, अंडस्को, वीरा कितनी अच्छी है। मेरे भाई मेरे लिए स्टैंड लेते हैं क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, लेकिन वीरा तो मेरी कुछ नहीं लगती। फिर भी नैना कपूर को 2 चांटे मार आई। दूसरी तरफ रूही करीब 2 घंटे ड्राइव कर चुकी थी। रूही को अभी 3 घंटे ड्राइव और करना था, तभी वो पुश्तैनी हवेली पहुंच सकती थी। रूही ने काफी दिनों बाद स्टीयरिंग संभाला था, जिसकी वजह से वो थकने लगी थी। रात भी होने वाली थी। रूही जिस रास्ते पर थी उस रास्ते के दोनों किनारों पर जंगल था। शाम का वक्त था। रूही ने गाड़ी साइड में लगाई क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। रूही पानी की बोतल लेकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी से टेक लगाकर पानी पीने लगी। तभी रूही के सामने एक बाइक आकर रुकी।
बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा तो वो राजवीर था। रूही ने राजवीर को देखकर हैरानी से पूछा, यू ड्राइवर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? राजवीर बोला, अंडरस्को, मैंने आपसे कहा था मैं हर्षवर्धन सर का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। आप खुद ड्राइव करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं बस आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफली हवेली पहुँच जाएं। रूही ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को, ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी से खतरा है? राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से रघुवंशी परिवार के दुश्मन बढ़ गए हैं। रूही ने एटीट्यूड में अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और तभी एक बुलेट आकर रूही की गाड़ी की फ्रंट मिरर में लगी। राजवीर ने सेकंड भी नहीं गवाया और बाइक से उतरकर रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले आया। बुलेट की आवाज सुनकर रूही का दिल धक धक करने लगा। रूही तो सच में अपनी सेफ्टी को मजाक ले रही थी, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि उसके दुश्मन रूही को टारगेट जरूर करेंगे, इसीलिए उसने राजवीर को रूही को लाने के लिए भेजा था। राजवीर ने धीरे से कहा, अंडरस्को, मैम आप चुपचाप यही बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ बुलेट कहाँ से चली। राजवीर ने गाड़ी के पीछे से हल्का सा झांक कर देखा तो 2 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आकर रुकी। स्कॉर्पियो में 10-12 गुंडे बाहर निकले। राजवीर समझ गया कि वो रूही को ही मारने आए हैं। राजवीर फिर से गाड़ी के पीछे बैठ गया और अपनी बैंक में से गन निकालकर लोड करने लगा। रूही ने राजवीर को हैरानी से देखा और बोला, तुम तो ड्राइवर हो ना? चाचू ने ड्राइवर को भी गन दे रखी है। राजवीर अपनी गन लोड करता हुआ बोला, अंडरस्को, मैम मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? रूही ने हैरानी से पूछा। राजवीर ने झांककर उन गुंडों को देखा और फिर बोला, मैं राजवीर हूँ, शिवाय सर का बॉडीगार्ड। रूही ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तुम राजवीर हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, अंडरस्को, फिर मैं इतनी देर से तुम्हें ड्राइवर ड्राइवर कह रही हूँ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? राजवीर का ध्यान तो उन लोगों पर था जो रूही को मारने आए थे। राजवीर ने रूही की बात को झटकते हुए कहा, अंडरस्को, इट्स ओके मैम। रूही ने राजवीर को कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन राजवीर के बारे में सुना बहुत था। हर कोई राजवीर की तारीफ करता था। रूही पैंथर से तो बातें करती थी और उसे भाई बोलती थी, लेकिन राजवीर को तो उसने आज पहली बार ढंग से देखा था। इतने में फायरिंग शुरू हो गई। गुंडों ने रूही की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजवीर ने रूही का सर पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई। उन गुंडों में से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को, जाकर देख ले दोनों मरे या नहीं। वो आदमी धीरे कदमों से गाड़ी के पीछे देखने लगा। जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पीछे पहुंचा, वहां ना राजवीर था और ना ही रूही। राजवीर रूही को लेकर जंगल में भाग गया था। राजवीर रूही का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन रूही से अपनी हीर की वजह से भागा नहीं जा रहा था। रूही इरिटेट हो गई और रुककर हाफते बोली, अंडरस्को, देखो राजवीर, मैं नहीं भाग सकती, मुझसे नहीं भागा जाएगा। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, अंडरस्को, मैम यहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं चुभेगा, प्लीज भागिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस रोड पर आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, अंडरस्को, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए हैं। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, अंडरस्को, मैम यहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं चुभेगा, प्लीज भागिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस रोड पर आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, अंडरस्को, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए हैं। अब आगे? रूही ने हैरानी से पूछा। अंडरस्को, मैं आगे बैठूंगी, कैसे? राजवीर ने तब तक बाइक स्टार्ट कर ली थी। राजवीर बोला, मैम मेरी तरफ चेहरा करके बैठिए। रूही बोली, अंडरस्को, लेकिन क्यों? ऐसे क्यों बैठना है? पीछे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पीछे बैठूंगी, मैं आगे कंफर्ट होकर नहीं बैठ सकती, और वैसे भी ना तुम कोई हीरो हो ना मैं हीरोइन, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठूंगी। राजवीर बहुत शांति से बोला, अंडरस्को, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्हें पता चला तो वो पीछे से फायरिंग करेंगे और मैं नहीं चाहता आपको गोली लग जाए। एक सेकंड के लिए रूही का दिल धक हो गया। रूही बोली, और अगर तुम्हें गोली लग गई तो? राजवीर बोला, अंडरस्को, मैम मुझे पैसे इसी काम की मिलते हैं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और आपको सेव करना मेरा काम है,
प्लीज बैठ जाइए। रूही राजवीर की कमर पर अपने पैर लपेट कर बैठ गई। राजवीर की तरफ चेहरा करके बैठ गई। राजवीर ने अगले ही पल बाइक स्टार्ट कर दी और हवा की तरह रूही को वहां से ले गया। दूसरी तरफ गुंडे जंगल में राजवीर और रूही को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जैसे कि बाइक की स्टार्ट होने की आवाज सुनी, वो समझ गए कि वो दोनों रोड पर आ गए हैं, तो सारे गुंडे भी भागकर रोड पर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर राजवीर का पीछा करने लगे। रूही को राजवीर के साथ ऐसा बैठना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। रूही आज से पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी, इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। उसने कसकर राजवीर को पकड़ा हुआ था, लेकिन राजवीर तो बहुत नॉर्मल था। उसका पूरा ध्यान उन गुंडों पर था जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। करीब 7-8 मिनट ड्राइव करने के बाद रूही घबराती हुई बोली, अंडरस्को राजवीर, वो लोग आ रहे हैं। राजवीर बोला, अंडरस्को मैडम, आप पैनिक मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत हवेली छोड़ दूंगा। रूही फिर से घबराती हुई बोली, अंडरस्को राजवीर, वो बिल्कुल पास आ रहे हैं। और तभी अंधाधुंध बुलेट चलने लगी। राजवीर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। राजवीर बाइक को लहरा रहा था ताकि उन्हें बुलेट ना लगे। जैसे जैसे राजवीर स्पीड बढ़ा रहा था, वैसे वैसे रूही का डर बढ़ता जा रहा था। रूही ने कसकर अपने हाथ राजवीर के गले में लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपाया हुआ था। राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, अंडरस्को मैम, आप गन चला सकती हैं। रूही ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, अंडरस्को शिवाय भैया सही कहते हैं, मैं बस जुबान चला सकती हूँ, मुझसे गन वन नहीं चलेगी। राजवीर के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। राजवीर तो जैसे रोबोट की तरह काम करता था, ना किसी के पंच पर हंसता, ना किसी को पंच मारना राजीव की फितरत में था ही नहीं। राजवीर ने फिर से रूही को समझाते हुए कहा, अंडरस्को मैम, बहुत आसान होता है, आपने कभी मेले में बैलून फोड़े हैं। रूही ने सीधे हाथ से राजवीर के सीने पर मारा और बोली, अंडरस्को लेकिन यहाँ बैलून नहीं फोड़ने, मैं नहीं चला पाऊंगी। तभी राजवीर ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और रूही की चीख निकल गई। करीब 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राजवीर फिर बोला, अंडरस्को मैम, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो ये हमें फॉलो करते ही रहेंगे। आप मेरी गन निकालिए और स्कॉर्पियो के टायर पर निशाना लगाइए। इतने में फिर से स्कॉर्पियो राजवीर की बाइक के पास आ गई और फिर से अंधाधुंध बुलेट चलने लगी। रूही को भी लगा कि उसे स्टेप लेना चाहिए, वरना गोली राजवीर को लग जाएगी। रूही ने हिम्मत रखते हुए पूछा, अंडरस्को कहाँ है तुम्हारी गन। राजवीर बोला, अंडरस्को मेरी बैग में। रूही अंदाजे से राजवीर की कमर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन उसका हाथ गन तक जा ही नहीं रहा था। राजवीर को रूही के हाथ फेरने से हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी। राजवीर बोला, अंडरस्को मैम 2 मिनट रुकिए, मैं निकाल कर देता हूँ। राजवीर ने अपना राइट हैंड अपनी बैग पर लगाया और गन निकालकर रूही को दे दी। रूही ने गन लेकर स्कॉर्पियो की टायर पर निशाना लगाया, पर आंख बंद करके शूट कर दिया, लेकिन रूही का निशाना चूक गया। रूही हल्का सा रोते हुए बोली, अंडरस्को ये तो सही नहीं लगा, मैंने इतनी मुश्किल से पहली बार गन चलाई पर निशाना चूक गया। राजवीर बोला, अंडरस्को इट्स ओके मैम, दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार जरूर लगेगा। रूही ने फिर से टायर पर निशाना लगाया। इस बार रूही ने डबल कंसंट्रेट के साथ निशाना लगाया था और किस्मत से रूही की बुलेट टायर पर जाकर ही लगी। स्कॉर्पियो सड़क पर लहराने लगी। थोड़ी देर बाद एक पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही उछल पड़ी और उसने राजवीर की गर्दन पर कसकर अपना हाथ लपेटकर कहा, अंडरस्को राजवीर, एक गाड़ी तो गई। राजवीर बोला, अंडरस्को मैम, दूसरी गाड़ी पर भी लगा सकती हैं, दूसरी गाड़ी पर भी निशाना लगाइए। इतने में फिर से राजवीर पर बुलेट चलने लगी। राजवीर अपनी बाइक को फिर से लहराने लगा, लेकिन तभी एक बुलेट राजवीर के बाजू पर लगी। राजवीर के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन राजवीर ने अपना हाथ बाइक के हैंडल से नहीं हटाया, बल्कि स्पीड दुगनी कर दी। तस्वीर के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर रूही घबरा रही थी। रूही की आंखें नम हो गई। राजवीर, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। राजवीर बोला, अंडरस्को इट्स ओके मैम, बुलेट छू कर गई है, आप गाड़ी के टायर पर निशान लगाइए। रूही थोड़ा घबरा गई क्योंकि राजवीर के बाजू से लगातार खून बह रहा था। रूही बोली, अंडरस्को अब मैं नहीं लगा पाऊंगी। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को मैम, समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक और बुलेट मुझे लगी तो ये बाइक यही रुक जाएगी। आपने पहले भी लगाया था ना, अब भी आप लगा सकती हैं, कोशिश कीजिए। रूही ने फिर से दूसरी गाड़ी के टायर पर निशाना साधा और गन चला दी। रूही का निशाना चूक गया, लेकिन बुलेट इस बार ड्राइवर को लगी। बुलेट ड्राइवर को लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के किनारे बने पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को निशाना चूक गया राजवीर, मैंने ड्राइवर को मार दिया। राजवीर बोला,
अंडरस्कोर वो कोई कॉमन मैन नहीं था, एक गुंडा था, गुंडों को मारने से पाप नहीं लगता। रूही बोली, अंडरस्कोर राजवीर अब बाइक रोक दो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। राजीव बोला, अंडरस्कोर मैम बाइक रोकना सेफ नहीं है, रात भी हो गई है, चारों तरफ जंगल है, 2.5 घंटे की बात है, आप हवेली पहुंच जाएंगी। रूही को अपनी जिद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने राजवीर की बात नहीं मानी और बिना सिक्योरिटी के यहाँ आ गई। रूही ने अपने बालों को एक स्कॉफ से बांधा हुआ था। रूही ने वो स्कॉफ निकाला और राजवीर के हाथ पर लपेटकर बांध दिया। रूही धीरे से पूछा, अंडरस्कोर दर्द हो रहा है? राजवीर बोला, अंडरस्कोर मैम मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप ठीक से बैठी हैं ना? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर लगातार बाइक चला रहा था। राजवीर के हाथ में दर्द तो था, लेकिन वो इस वक्त जंगल में बाइक नहीं रोक सकता था। वो जल्द से जल्द रूही को सेफली हवेली पहुंचाना चाहता। करीब 2 घंटे बाद रूही सोने लगी। रूही ने एक लंबी फ्लाइट ली थी, उसके बाद 2 घंटे ड्राइव की, फिर बाइक पर अनकंफर्टेबल होकर बैठी, जिसकी वजह से वो बहुत थक गई थी। रूही ने अब भी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटे हुए थे और पैर राजवीर की कमर पर। रूही ने राजवीर को कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रूही पूरी तरह सो चुकी थी। रूही के बाल राजवीर के चेहरे को छू रहे थे। राजवीर को रूही के बालों में से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, जो बहुत अच्छी थी। करीब आधे घंटे बाद हवेली आ जाती। राजवीर भी अब थकने लगा था, ऊपर से राजवीर के हाथ से खून भी निकल रहा था। राजवीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। अचानक ही राजवीर ने हल्का सा झुककर रूही के चेहरे को देखा। राजवीर के होंठ रूही के गाल को छू गए। 1 सेकंड के लिए राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। रूही तो बेसुध सी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेट कर सो रही थी, उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। राजवीर ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को अगले ही पल कंट्रोल कर लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में राजवीर रूही को लेकर हवेली पहुंच गया। राजवीर ने बाइक हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन बालकनी में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब राजवीर और रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं गंवाया और जल्दी से हवेली के बाहर आया। राजवीर तब तक बाइक पर ही बैठा था। राजवीर को चक्कर आ रहे थे। राजवीर ने रूही को जगाते हुए कहा, अंडरस्कोर मैम उठिए, हवेली आ गई। लेकिन रूही तो बहुत कंफर्ट होकर राजवीर के सीने से चिपक कर सो रही थी। राजवीर को लग रहा था वो बाइक को लेकर गिर जाएगा। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्कोर मैम प्लीज उठ जाइए। इस बार रूही ने आंखें मलकर राजवीर को देखा और फिर आसपास नजर घुमाकर देखा। रूही ने बहुत इनोसेंट होकर पूछा, अंडरस्कोर राजवीर हम हवेली आ गए? राजवीर से बोला भी नहीं जा रहा था। राजवीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, अंडरस्कोर हाँ मैम आ गए, प्लीज उठ जाइए। रूही बाइक से उतर गई। तब तक हर्षवर्धन भी वहां आ गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही राजवीर के हाथ पर खून देखा, हर्षवर्धन की तो जैसे जान ही निकल गई। हर्षवर्धन के मेंशन में काम करने वाला एक एक इंसान हर्षवर्धन के लिए अहम था। राजवीर तो फिर भी हर्षवर्धन के दिल के बहुत करीब था। राजवीर ने जैसे तैसे बाइक स्टैंड पर लगाई और बाइक से उतर गया। राजवीर एक कदम भी नहीं चल पाया था कि लड़खड़ा गया। राजवीर गिर जाता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपनी मजबूत बाहों में राजवीर को संभाल लिया। राजवीर वहीं बेहोश हो गया। हर्षवर्धन ने राजवीर का एक हाथ अपने गर्दन पर रखा और सहारा देते हुए चिल्लाता हुआ बोला, काका जल्दी बाहर आइए। काका एक ही आवाज में बाहर आ गए और राजवीर को देखकर बोले, अंडरस्कोर हर्षवर्धन इसे क्या हुआ? काका ने भी दूसरी तरफ से राजवीर को सहारा दिया और दोनों ही राजवीर को हवेली के अंदर ले आए। रूही भी पीछे पीछे हवेली के अंदर चली गई। रूही ने जब राजवीर की ऐसी हालत देखी तो वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। राजवीर को देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में ही वहां डॉक्टर आ गया और राजवीर के हाथ की पट्टी करने लगा। डॉक्टर ने राजवीर की हाथ की पट्टी करके कहा, अंडरस्कोर रघुवंशी साहब, गोली बस हाथ को छू कर गई है, घबराने की बात नहीं है। यह मेडिसिन दे दीजिएगा, सुबह तक काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ध्यान रखिएगा कि राजवीर अपने सीधे हाथ से काम ना करे। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को इंस्ट्रक्शन दिए और चला गया। रूही अब भी राजवीर के कमरे में ही खड़ी थी। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, अंडरस्कोर रूही, अगर मुझे पता चला कि राजवीर की हालत का जिम्मेदार तुम हो तो मेरी डांट खाने के लिए तैयार रहना। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने हाथ दिखाकर रूही को रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर मैं सब कुछ राजवीर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। बहुत थक गई हूँ, जाकर आराम कर लो।